अध्याय 6। आत्मविश्वास ने 4 दिन में एक व्यक्ति को कैसे बचाया। इस सबक में बताया वैज्ञानिक सिद्धांत करोड़ों लोगों के लिए सफलता और खुशी लेकर आया है। जिस सबक को आप पढ़ने वाले हैं उसका इतिहास बहुत रोचक है। प्रमाण के रूप में मेरे पास 100 से ज़्यादा प्रकरण हैं जिनमें स्त्री पुरुषों ने इस सिद्धांत के जरिए जीवन में प्रगति की। असफलता से सफलता में तुरंत रूपांतरण का सबसे उल्लेखनीय उदाहरण मैंने 4 साल पहले देखा। एक दिन एक बेघर आदमी मेरे ऑफिस में आया। वह अपनी टोपी हाथ में लिए दरवाजे पर खड़ा था और इस अंदाज में देख रहा था मानो पृथ्वी पर रहने के लिए क्षमा प्रार्थी हो। मैं उसे थोड़ी चिल्लर देने वाला था, लेकिन तभी उसने अपनी जेब से एक छोटे भूरे कवर वाली बुकलेट निकालकर मुझे चौंका दिया। यह हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस की प्रति थी। उसने कहा, किस्मत से जो छोटी बुकलेट कल दोपहर मुझे मिली। मैं निराशा में लेक मिशिगन की तरफ जा रहा था, तभी किसी ने मुझे ये पुस्तक दी। मैंने इसे पढ़ा। काफ़ी सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर आप चाहें तो मुझे दोबारा अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। मैंने उसे दोबारा देखा। वह मानवता का सबसे बुरा नमूना दिख रहा था। उसके चेहरे पर 2 सप्ताह की दाढ़ी थी, कपड़ों पर सलवटें थी और वह फटे हुए थे। जूते एड़ी पर से घिसे हुए थे, लेकिन वह मेरे पास मदद मांगने आया था, जो देने से मैं इनकार नहीं कर सकता था। मैंने उससे अंदर आकर बैठने को कहा। सच कहूँ तो मुझे लग रहा था कि मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मुझमें उसे ये बताने का कलेजा नहीं था। मैंने उसे अपनी कहानी बताने को कहा कि वह जिंदगी में इस हाल में कैसे पहुंचा। उसने मुझे अपनी कहानी बताई। संक्षेप में उसकी कहानी ये थी, वह कभी मिशिगन राज्य में एक सफल फैक्ट्री का मालिक था, लेकिन फिर उसकी फैक्ट्री डूब गई। इससे उसकी बचत और कारोबार दोनों ही मिट गए और इस सदमे में उसका दिल तोड़ दिया। इससे उसका आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया। इसलिए वह अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर सड़क पर आ गया। उसकी कहानी सुनने के बाद मेरे मन में उसकी मदद करने की एक योजना आई। मैंने उससे कहा, मैंने आपकी कहानी बड़ी रुचि से सुनी है और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैंने उसे कुछ पल तक देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और ऐसा लगता था कि वह होश खोने वाला है। फिर मैंने कहा, लेकिन इस इमारत के एक व्यक्ति से मैं आपको मिलाना चाहता हूँ और वह शख्स आपको 6 महीने से भी कम समय में अपने पैरों पर खड़ा कर सकता है, बशर्ते आप उस पर भरोसा करें। उसने मेरी बात काटते हुए कहा, भगवान के लिए मुझे उस आदमी के पास ले चलें। मैं उसे अपनी प्रयोगशाला में ले गया और उसे एक जगह खड़ा कर दिया जो दरवाजे पर लगे पर्दे जैसा दिखता था। मैंने पर्दा हटाया और सामने एक व्यक्ति खड़ा था। आईने में उसे अपना बिंब दिखाई दे रहा था। मैंने आईने की ओर अपनी उंगली उठाते हुए कहा, इस धरती पर केवल एक ही आदमी है जो आपकी मदद कर सकता है, और जब तक आप उस व्यक्तित्व के पीछे की शक्ति को नहीं पहचानोगे तब तक आप लाख भाड़ झोंकते रहें, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप अपना या किसी और का कोई भला नहीं कर पाएंगे। वह आईने के बिल्कुल करीब पहुंच गया, अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, फिर पीछे हटा। अब उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। मैं उसे लिफ्ट तक लेकर गया और विदा किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे दोबारा देखूंगा। लगभग 4 दिन बाद मैं उससे शिकागो की सड़कों पर मिला। उसके हुलिये का कायाकल्प हो गया था। वह तेज गति से चल रहा था और उसकी ठुड्डी 45 डिग्री के कोण पर तनी हुई थी। वह सिर से पैर तक नए कपड़ों में था। वह सफल दिख रहा था और इस तरह चल रहा था मानो वह सफल महसूस कर रहा हो। मुझे देखकर वह मेरे पास आया और मुझसे हाथ मिलाया। उसने कहा, मिस्टर हिल, आपने मेरी जिंदगी की पूरी तरह दिशा ही बदल दी। आपने मेरा परिचय मुझसे, मेरे सच्चे स्वरूप से, जिसे मैं पहले नहीं जानता था, कराकर मुझे बचा लिया। और किसी दिन मैं आपसे दोबारा मिलने आऊँगा। मैं सफल बनने के बाद आपसे मिलूँगा। तब मैं आपको एक चेक दूंगा जिस पर ऊपर आपका नाम होगा और नीचे मेरा नाम होगा। मैं कोरा चेक दूंगा और उसमें आप अपनी मनचाही रकम भर लेना, क्योंकि आप ही हैं जो मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा और अहम बदलाव लाए हैं।
वह मुड़ा और शिकागो की भीड़ भरी सड़कों में ओझल हो गया। जब मैंने उसे जाते हुए देखा तो मैं सोच रहा था कि क्या मैं उसे दोबारा कभी देखूंगा। मैं सोच रहा था कि क्या वह वाकई सफल हो पाएगा। मैं बस हैरानी से सोच रहा था। ऐसा लग रहा था मानो मैं अरेबियन नाइट्स की कोई कहानी पढ़ रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि वह शख्स दोबारा मुझसे मिलने आया। वह सफल हो चुका था। अगर मैं यहाँ उसका नाम बताऊं तो आप उसे तुरंत पहचान लेंगे, क्योंकि उसने ज़बरदस्त सफलता हासिल कर ली है और एक ऐसी कंपनी का मुखिया बन चुका है जो इस शोर से उस शोर तक मशहूर है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वह इंसान अपनी कहानी खुद बताए ताकि दूसरे उसकी मिसाल से फ़ायदा उठा सकें। मुझे सफलता की उम्मीद है, क्योंकि उस व्यक्ति की तरह ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्होंने इस धरती के उस एकमात्र व्यक्ति पर विश्वास खो दिया है जो उनके लिए कुछ कर सकता है। ये सभी लोग इस आदमी की कहानी में अपनी छवि देख सकते हैं। नीचे एक लेख दिया जा रहा है जिसकी वजह से एक इंसान के जीवन में असाधारण कायाकल्प हुआ, जो निराशा के सबसे गहरे गर्त में गिरा हुआ था। यह आपके द्वारा पढ़ा गया सबसे मूल्यवान लेख साबित हो सकता है। यह आपको बताता है कि सफलता के लिए सबसे अत्यावश्यक गुण जानी आत्मविश्वास विकसित करने में आत्म सुझाव और एकाग्रता के सिद्धांतों पर अमल कैसे करें। पूरी मानव जाति दो महान चीजों को हासिल करना चाहती है। एक है खुशी और दूसरी है भौतिक संपत्ति यानी पैसा। आपको आत्मविश्वास बढ़ाने का महत्व तब पता चलेगा जब आपको यह एहसास होगा कि जीवन के इन दो मुख्य उद्देश्यों में से कोई भी आत्मविश्वास के बिना हासिल नहीं हो सकता। आप चाहे जितनी कड़ी कोशिश कर लें, आप तब तक खुश नहीं रह सकते जब तक कि आप खुद पर विश्वास ना करते हो। आप अपनी पूरी शक्ति से चाहे जितना काम करें, लेकिन इसके बावजूद आप सामान्य आजीविका से ज़्यादा तब तक नहीं कमा पाएंगे जब तक कि आप खुद पर विश्वास ना करते हो। संसार में एक ही इंसान है जिसके प्रयास आपको सभी परिस्थितियों में बहुत कुछ बना सकते हैं और जिसके श्रम से आप वह सारी भौतिक संपत्ति इकट्ठी कर सकते हैं जिसका आप वैध उपयोग कर सकें। वह इंसान है आप खुद। जब आप इस महान सत्य को पूरी तरह समझ लेंगे तो प्रेरणा की एक नई जोशीली भावना आप पर हावी हो जाएगी। तब आपको एहसास होगा कि आप में कितनी ज़्यादा जीवंतता और शक्ति है जिसका आपको अब तक पता भी नहीं था। आप ज़्यादा हासिल इसलिए कर पाएंगे क्योंकि आप ज़्यादा करने का साहस करेंगे। आपको संभवतः अपने जीवन में पहली बार ये एहसास होगा कि आप में अपनी हर मनचाही चीज़ हासिल करने की योग्यता है। आपको यह एहसास भी होगा कि किसी भी काम में आपकी सफलता दूसरों पर कितनी कम निर्भर है और खुद आप पर कितनी ज़्यादा निर्भर है। हमारी सलाह है कि आप इमर्सन की असहज पुस्तक खरीदकर सेल्फ रिलायंस अध्ययन पढ़ें। इससे आप में नई प्रेरणा, उत्साह और संकल्प बरस जाएगा। सेल्फ रिलायंस अध्याय पढ़ने के बाद इसी पुस्तक में दिया कॉम्पनसेशन यानी मुआवजे का अध्याय भी पढ़ लें। इन दो निबंधों में आपको ऐसे सत्य मिलेंगे जो उल्लेखनीय रूप से सहायता करेंगे। आत्मविश्वास के विकास में आपको जो शुरुआती कदम उठाने होंगे उनमें से एक ये है कि आप इस भावना को हमेशा के लिए हटा दें कि आप अपनी मनचाही चीज हासिल नहीं कर सकते। डर आपके और आत्मविश्वास के बीच खड़ा सबसे मुख्य नकारात्मक भाव है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि डर को वैज्ञानिक तरीके से कैसे हटाया जाए और इसकी जगह पर साहस कैसे रखा जाए। आपके मस्तिष्क में एक सोया हुआ जीनियस है जिसे आत्मविश्वास के सिवाय किसी दूसरे तरीके से जागृत नहीं किया जा सकता। जब यह एक बार जागृत हो जाएगा तो आप ये देखकर चकित हो जाएंगे कि आप कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। आपके सभी पुराने परिचित आपके कायाकल्प को देखकर हैरान रह जाएंगे। आप सारी बाधाओं को पार करते हुए विजय हासिल कर लेंगे, क्योंकि आपके पास एक अदृश्य शक्ति का समर्थन होगा जिसके सामने कोई बाधा नहीं टिक सकती। संसार के सफल लोगों का सावधानीपूर्ण विश्लेषण दिखाता है कि उन सभी में आत्मविश्वास ही सबसे प्रमुख गुण था। इस चार्ट का उद्देश्य आपको ये दिखाना है कि आप कैसे आत्म सुझाव और एकाग्रता के सिद्धांतों के जरिए किसी विचार या इच्छा को अपने चेतन मन में तब तक रख सकते हैं
जब तक कि ये वास्तविकता में साकार ना हो जाए। ये सिद्धांत वैज्ञानिक और सटीक है। संसार के अग्रणी वैज्ञानिकों ने हजारों बार इनका प्रशिक्षण किया है। इनकी सटीकता को साबित करने के लिए आपको इन्हें बस आजमाना है, जैसा सैकड़ों दूसरे लोग कर रहे हैं, और इसे याद करना है। प्रबल आत्मविश्वास चार्ट के 7 बिंदु और इसका हर दिन इस्तेमाल कैसे करें। नंबर 1, मैं जानता हूं कि मैं जो काम शुरू करता हूं मुझ में उसे पूरा करने की काबिलियत है। मैं जानता हूं कि सफल होने के लिए मुझे बस विश्वास करना है और फिर जोशीले आक्रामक अंदाज में कर्म करना है। मैं विश्वास को स्थापित करूंगा। नंबर 2, मुझे एहसास है कि मेरे विचार अत्यंत भौतिक आकार लेंगे और भौतिक अवस्था में साकार हो जाएंगे। इसलिए मैं जो बनने का इरादा रखता हूँ उस व्यक्ति के बारे में सोचने, इस व्यक्ति की मानसिक तस्वीर बनाने और इस तस्वीर को हकीकत में बदलने पर हर दिन ध्यान केंद्रित करूँगा। यहाँ आपने चुने हुए मुख्य लक्ष्य या जीवन के काम का विस्तार से वर्णन करें। नंबर 3, मैं उन बुनियादी सिद्धांतों में माहिर होने के दृढ़ इरादे से अध्ययन कर रहा हूँ जिनके जरिए मैं जीवन की मनचाही चीज़ों को अपने प्रति आकर्षित कर सकता हूँ। इस अध्याय के जरिए मैं ज़्यादा आत्मविश्वासी और ज़्यादा प्रसन्न बन रहा हूँ। मैं अपने साथियों के प्रति ज़्यादा सहानुभूति विकसित कर रहा हूँ और मैं मानसिक तथा शारीरिक दोनों दृष्टियों से ज़्यादा शक्तिशाली बन रहा हूँ। मैं उस मुस्कान को सीख रहा हूँ जो होठों के साथ साथ दिल पर भी आती है। नंबर 4, मैं अब माहिर बन रहा हूँ कि किसी काम को पूरा ना कर पाने की आदत पर काबू पाऊँ। अब मैं पहले अपने मनचाहे कामों की योजना बनाऊंगा, उनकी स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनाऊंगा और फिर मैं किसी चीज़ को अपनी योजनाओं में हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा जब तक कि मैं उन्हें सचमुच पूरा ना कर लूँ। नंबर 5, मैंने स्पष्ट रूप से उस काम का नक्शा और योजना बना ली है जिसे मैं अगले 5 साल तक करने का इरादा रखता हूँ। मैंने 5 वर्ष में से हर एक के लिए अपनी सेवाओं की कीमत तय की है जिसे मैं कार्यकुशल संतुष्टिदायक सेवा के सिद्धांत के कठोर अमल के जरिए पाना चाहता हूँ। नंबर 6, मुझे पूरी तरह एहसास है कि सच्ची सफलता सिर्फ तभी मिलेगी जब मैं स्वर्णिम नियम के सिद्धांतों का कठोरता से पालन करूँगा। इसलिए मैं कोई ऐसा सौदा नहीं करूँगा जिससे सभी संलग्न लोगों को समान लाभ ना मिलता हो। जिन शक्तियों का मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ उन्हें मैं अपनी ओर सफलतापूर्वक आकर्षित करूँगा। मैं दूसरों की सेवा करने की इच्छा की वजह से दूसरों को अपनी सेवा करने के लिए प्रेरित करूँगा। मैं अपनी दयालुता और मित्र बनाने की इच्छा की वजह से अपने साथियों की मित्रता हासिल करूँगा। मैं डर की जगह पर साहस विकसित करके अपने दिमाग से डर को दूर हटा दूँगा। मैं आस्था विकसित करके संदेह को हटा दूँगा। मैं मानवता के प्रति प्रेम विकसित करके नफरत और आलोचना को हटा दूँगा। नंबर 7, मैं अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा और अपनी बात स्पष्ट, सटीक व सरल भाषा में व्यक्त करूँगा। मैं शक्ति व उत्साह से इस अंदाज में बोलूँगा जिससे विश्वास जागृत हो। मैं खुद में दूसरों की रुचि जगाऊँगा क्योंकि पहले मैं उनमें रुचि लूँगा। मैं स्वार्थ को हटा दूँगा और इसकी जगह पर सेवा भाव रखूँगा। अब हम आपका ध्यान खास तौर पर इस आत्मविश्वास बढ़ाने वाले चार्ट के दूसरे बिंदु की ओर मोड़ना चाहेंगे, जहां आपको स्पष्ट और निश्चित अंदाज में अपना मुख्य लक्ष्य बताना होगा। इसे अपने चेतन मन में रखकर आप आत्म सुझाव के सिद्धांत का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस चार्ट को रटकर और इसकी सामग्री तैयार रखकर आप इसे किसी भी पल चेतन मन में याद कर सकते हैं। इसे दिन में कई बार अपनी चेतना में याद करके आप एकाग्रता के सिद्धांत का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके मस्तिष्क की तुलना कैमरे की संवेदनशील फिल्म से की जा सकती है। बताए गए चार्ट के अनुसार आपके मस्तिष्क में रखे गए मुख्य लक्ष्य की तुलना उस वस्तु से की जा सकती है जिसकी आप स्पष्टता से तस्वीर लेना चाहते हैं। जब ये तस्वीर आपके अवचेतन मन की संवेदनशील फिल्म पर स्थायी रूप से अंकित की हो जाती है तो आप गौर करेंगे कि हर काम और आपके शरीर की हर गतिविधि इस तस्वीर को भौतिक वास्तविकता में बदलने के लिए होगी। आपका मस्तिष्क पहले मनचाही चीज की तस्वीर बनाता है
और फिर ये आपकी शारीरिक गतिविधि को इसे हासिल करने में लगाता है। अपने चेतन मन से डर को उसी तरह दूर रखें जैसे आप अपने भोजन से जहर को दूर रखते हैं, क्योंकि ये आपके और आत्मविश्वास के बीच खड़ी बांधा है। जब आप इस आत्मविश्वास बढ़ाने वाले चार्ट को याद कर लें तो इसे दिन में कम से कम 2 बार जोर जोर से दोहराने की आदत डालें। आपके सभी विचारों में उन्हीं के अनुरूप शारीरिक गतिविधियां उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन विचार के बाद जब शब्दों के जरिए मौखिक संकल्प आएगा तो ये तुलनात्मक रूप से कम समय में साकार हो जाएगा। इससे भी आगे बढ़कर देखें तो चेतना में खामोशी से रखे गए संकोचपूर्ण विचारों के बजाय वह विचार भौतिक वास्तविकता से ज़्यादा जल्दी साकार होते हैं, जिनके बाद मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति होती है। इसलिए हम आपको न सिर्फ प्रबलता से सलाह देते हैं कि आप इस आत्मविश्वास बढ़ाने वाले चार्ट को याद कर लें, बल्कि ये भी सुझाव देते हैं कि आप इसे लिख लें और कम से कम 2 सप्ताह तक हर दिन कम से कम 2 बार जोर जोर से दोहराएं। इन सुझावों पर अमल करके आप लक्ष्य हासिल करने की दिशा में 3 निर्णायक कदम उठा लेंगे। पहला, आप इसे अपने मस्तिष्क में मौजूद विचार बना लेंगे। दूसरा, आप जोर से बोलने के मांसपेशीय कार्य से इसे शारीरिक गतिविधियों में बदल लेंगे, जिसके बाद हकीकत में बदलने की प्रक्रिया अंतिम रूप तक पहुंचेगी। तीसरा, आप कागज पर लिखकर अपने हाथ के मांसपेशीय कार्य के जरिए इस विचार को भौतिक वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया सचमुच शुरू कर देंगे। ये 3 कदम कई तरह के काम पूरे करेंगे। जैसे वास्तुकला में होता है, वास्तुविद पहले सोचता है, अपने मन को संवेदनशील फिल्म पर किसी इमारत की स्पष्ट तस्वीर बनाता है, फिर उस तस्वीर को हाथ से कागज पर उतारता है, काम पूरा हो जाता है। हमारी सलाह है कि आत्मविश्वास बढ़ाने वाले चार्ट के शब्द दोहराते वक्त आप किसी आईने के सामने खड़े हों जहां आप खुद को देख सकें, खुद से नज़रें मिलाएं, मानो किसी दूसरे के सामने खड़े हों, और फिर उत्साह से बात करें। यदि साहस की कमी का कोई भाव है तो अपनी मुट्ठी आईने में दिखने वाले व्यक्ति के चेहरे की ओर ताने और प्रतिक्रिया का भाव जाएगा। ऐसा कुछ करें कि वह तस्वीर कुछ कहे और करे। जल्दी ही आप अपने चेहरे की लकीरों को बदलते हुए देखेंगे और यह कमजोरी के बजाय शक्ति का भाव प्रकट करने लगेगा। आप अपने चेहरे में शक्ति और सौंदर्य देखना शुरू करेंगे जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा था, और यह अद्भुत कायाकल्प दूसरों को भी साफ नजर आएगा। जरूरी नहीं है कि आप आत्मविश्वास बढ़ाने वाले चार्ट के हूबहू शब्दों का अनुसरण करें। जरूरी यह है कि आप ऐसे शब्द चुनें जो आपकी इच्छा को ज़्यादा सही तरीके से व्यक्त करते हो। अगर आप चाहें तो आप एक बिल्कुल नया चार्ट तैयार कर सकते हैं। वह शब्द निरर्थक हैं जो एक स्पष्ट तस्वीर न बनाते हो जिसे आप वास्तविकता में बदलना चाहते हैं। इस चार्ट को उस व्यक्ति का ब्लूप्रिंट या विस्तृत वर्णन माने जैसा आप बनना चाहते हैं। इस ब्लूप्रिंट में हर वह भाव दर्ज करें जो आप महसूस करना चाहते हैं, हर काम जो आप करना चाहते हैं, और अपना एक स्पष्ट वर्णन जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपको देखें। याद रहे, यह चार्ट आपकी कार्यकारी योजना है और समय के साथ, और वह भी बहुत कम समय में, आप हर विवरण में इस योजना के अनुरूप बनने वाले हैं। इस चार्ट को अपनी दैनिक प्रार्थनाएं बनाएं और इसे उसी तरह दोहराएं। अगर आप प्रार्थना में यकीन करते हैं तो आप एक पल के लिए भी शंका नहीं कर सकते हैं कि आपकी इच्छाएं जैसा चार्ट में बताया गया है पूरी तरह साकार होंगी। क्या आप देख सकते हैं कि प्रार्थना के रूप में इस चार्ट को दोहराकर आप कितनी शक्तिशाली स्थिति में होंगे? क्या आप अद्भुत स्पष्टता से देख सकते हैं कि आस्था का अतिरिक्त पुट जोड़ने से आपके संकल्प कितनी जल्दी और निश्चित रूप से भौतिक वास्तविकताओं में बदलेंगे? क्या आप अपनी इच्छाएं हासिल करने के लिए असीमित की शक्ति का प्रयोग करने की महान संभावनाओं को नहीं देख सकते हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका धर्म क्या है। स्वयं विकास की ये तकनीक किसी तरह उसके विरोध में नहीं है। सभी धर्मों के लोग ये मानते हैं कि प्रार्थना केंद्रीय शक्ति है और इसके चारों ओर ही पंथ बनते हैं। यदि प्रार्थना को सभी धर्मों में मान्यता मिली है तो इसका प्रयोग वैध उद्देश्य की प्राप्ति में करना चाहिए।
निश्चित रूप से आत्मविश्वास का विकास एक वैध और सार्थक उद्देश्य है। हम प्रार्थना की अद्भुत शक्ति को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इसका हर संभव वैध इस्तेमाल कर सकते हैं। चार्ट के लिखित शब्दों को साकार करने के लिए इसका उपयोग करना निश्चित रूप से एक वैध उपयोग है, क्योंकि इस चार्ट का उद्देश्य मानव जाति का विकास है, जो ईश्वर की सबसे महान और सबसे अद्भुत कृति है। मानव मस्तिष्क को इससे सबसे बड़े अभिशाप डर से स्वतंत्र करने से ज़्यादा सार्थक उद्देश्य भला क्या हो सकता है। और आत्मविश्वास बनाने वाले चार्ट का उद्देश्य ही डर को हटाना और उसकी जगह पर साहस को लाना है। इस तरह बताए तरीके से चार्ट का इस्तेमाल करने पर इंसान आत्मविश्वास हासिल करने पर मजबूर हो जाता है। क्या इसके बाद वह प्रार्थना और आकांक्षाएं की शक्ति पर शक करेगा? क्या आप देख सकते हैं कि प्रार्थना के साथ आस्था का गुण जोड़ने से आपके काम में कितना शक्तिशाली बल मिलता है। आपको अपना चार्ट आत्मविश्वास के विकास तक ही सीमित रखने की जरूरत नहीं है। आप जो भी अतिरिक्त गुण विकसित करना चाहते हो उन्हें इसमें जोड़ दे। मिसाल के तौर पर खुशी, आप जो भी आदेश देंगे उसे यह आप तक पहुंचा देगा। इससे इनकार करना प्रार्थना की शक्ति से इनकार करना है। अब आपके पास वह महान कुंजी आ चुकी है जिससे आपका मन चाहा हर ताला खुल जाएगा। इस महान कुंजी को आप जो चाहे नाम दे सकते हैं। अगर चाहे तो विशुद्ध वैज्ञानिक शक्ति की रोशनी में इस पर विचार करें, या इसे दैवी शक्ति के रूप में देखें जो उस अज्ञात जगत से मिलती है जिसे मानव जाति अब तक समझ नहीं पाई है। दोनों ही प्रकरणों में परिणाम समान होंगे, सफलता। अगर प्रार्थना हितकारी है तो निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल एक साधन के रूप में किया जा सकता है जिससे मानव मन में सबसे बड़े वरदान यानी खुशी को विकसित किया जा सके। आपको आत्मविश्वास बढ़ाने से जो खुशी मिलेगी किसी दूसरी चीज से नहीं मिलेगी। आत्मविश्वास बढ़ाने के इस तरीके से आपको बनाने वाला आपकी सफलता का प्रयोजक बन जाता है। क्या आप ये नहीं देखते हैं कि इस तकनीक से आप खुद को कितना जबरदस्त लाभ दे रहे हैं? क्या आप ये नहीं देखते हैं कि आपके लिए असफल होना कितना असंभव होगा? क्या आप ये नहीं देखते हैं कि किस तरह प्रार्थना स्वयं आपकी प्रमुख समर्थक बन जाती है? आस्था वह नींव है जिस पर सभ्यता टिकी है। जब आप अपने आत्मविश्वास की इमारत को आस्था पर टिका लेते हैं तो कोई भी चीज़ असंभव नजर नहीं आती है। इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इमारत कभी नहीं गिर सकती। इस सरल योजना के जरिए अपने उद्देश्य हासिल करने में आप सारी बाधाएं पार कर जाएंगे और सारे प्रतिरोध तोड़ देंगे। इस योजना का इस्तेमाल करने की राह में किसी पूर्व ग्रह के आड़े ना आने दें। यह आपकी हर मनचाही चीज आपको लाकर देगी। इस पर शक करना प्रार्थना पर शक करना जैसा है। डर या आत्मविश्वास का अभाव युगों युगों से मानव जाति का महान अभिशाप रहा है। जब यह बुरी चीज हट जाती है तो आप देखेंगे कि आप तेजी से शक्ति और पहल वाले व्यक्ति बन रहे हैं। आप देखेंगे कि आप तेजी से बहुसंख्यक लोगों की श्रेणी से बाहर निकल रहे हैं जिन्हें हम अनुयायी कहते हैं, और उन चुनिंदा लोगों की पहली कतार में पहुंच रहे हैं जिन्हें हम लीडर कहते हैं। नेतृत्व स्वयं में परम विश्वास के जरिए ही आता है, और आप जानते हैं कि विश्वास को कैसे विकसित किया जाता है। इसे मेरे विदाई वाक्य के रूप में याद रखें। आप में जैसा बनने की गहरी और भावनामय इच्छा हो आप वैसे बन सकते हैं। पता लगाएं कि आप सबसे ज़्यादा क्या चाहते हैं। बस इतना करते ही इसे हासिल करने की नींव पड़ जाती है। प्रबल गहरी इच्छा समूची मानवीय उपलब्धि की शुरुआत है। यह वह बीज है, वह अंकुर है जिससे हमारी सारी उपलब्धियां प्रस्फुटित होती हैं। किसी निश्चित इच्छा से अपने पूरे अस्तित्व को भावनामय या जीवंत बना दें और तुरंत आपका व्यक्तित्व एक चुंबक बन जाता है जो आपकी मनचाही वस्तु को आपकी ओर आकर्षित करेगा। शंका करना अज्ञान में बने रहना है। अध्याय 7 आत्म सुझाव की चमत्कारी कला। आत्म सुझाव शब्द का मतलब है खुद के द्वारा दिया गया सुझाव। इसे मनुष्य जानबूझकर खुद को देता है। जेम्स एलन ने अपनी उत्कृष्ट छोटी पत्रिका एज ए मैन थिंकeth में संसार को आत्म सुझाव का अच्छा सबक दिया है। उन्होंने दिखा दिया है कि
आत्म सुझाव की प्रक्रिया के जरिए हम खुद को नए सिरे से कैसे ढाल सकते हैं। जेम्स की पत्रिका की तरह ही ये सबक भी मुख्यतः लोगों को इस सत्य की खोज और अनुभूति के लिए प्रेरित करने का साधन है कि वह स्वयं अपने निर्माता है। उन्होंने बताया कि इंसान का जीवन उन विचारों की बदौलत बनता है जिन्हें वह चुनते और प्रोत्साहित करते हैं। मस्तिष्क एक चतुर बनकर जो चरित्र का अंदरूनी वस्त्र तो बुनता ही है, परिस्थितियों का बाहरी चोला भी तैयार करता है। उन्होंने ये भी बताया कि हालांकि अब तक हमें अज्ञान, दर्द और दुख का चोला बुना है, लेकिन अब हम प्रबुद्धता और खुशी का चोला भी बुन सकते हैं। यह सब कोई उपदेश नहीं है, ना ही ये नैतिकता का कोई आलेख है। यह एक वैज्ञानिक लेख है जिसके जरिए विद्यार्थी यह कारण समझ सकता है कि सफलता की जादुई सीढ़ी में पहला पायदान वहाँ क्यों है, और इस पायदान के पीछे के सिद्धांत को अपने कामकाजी उपकरण का हिस्सा कैसे बनाएं ताकि जीवन की सबसे अहम आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिल सके। यह सबक निम्न तथ्यों पर आधारित है। नंबर 1, मानव शरीर की हर गतिविधि विचार द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होती है, जानी दिमाग से भेजे आदेशों द्वारा। यह मस्तिष्क की सत्ता का वास होता है। नंबर 2, मस्तिष्क को 2 खंडों में विभाजित किया जाता है। एक तो चेतन खंड कहा जाता है जो जागते समय हमारी शारीरिक गतिविधियों को निर्देशित करता है, और दूसरे खंड को अवचेतन खंड कहा जाता है जो सोते समय हमारी शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। नंबर 3, इंसान के चेतन मन में किसी विचार की उपस्थिति और शायद यही मस्तिष्क के अवचेतन खंड में मौजूद विचारों के बारे में सच है में सहज संबुद्ध भावना उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है जो उचित शारीरिक गतिविधियों को प्रेरित करती है, जिससे विचार भौतिक वास्तविकता में बदल जाता है। मिसाल के तौर पर इंसान इस तरह के सकारात्मक कथन के विचार का इस्तेमाल करके साहस और आत्मविश्वास विकसित कर सकता है। मैं खुद पर विश्वास करता हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं जो भी करता हूँ सफल होता हूँ। इसे आत्म सुझाव कहते हैं। अपना आदर्श काम खोजें और इसके बारे में लिखें। अब हम आपको सफलता की जादुई सीढ़ी में पहले कदम की कार्यविधि बताने जा रहे हैं। शुरुआत में मेहनत से खोज करें जब तक कि आप वह खास काम ना खोज लें जिसके प्रति आप अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं। ध्यान रहे, ऐसा काम चुनें जिससे उन सभी लोगों को फायदा हो जो आपकी गतिविधियों से प्रभावित होते हैं। जब आप ये निर्णय ले चुके हैं कि आपके जीवन का काम क्या होगा, तो इसके बारे में एक स्पष्ट कथन लिख लें और फिर इसे याद कर लें। दिन में कई बार और खास तौर पर रात को सोने से ठीक पहले अपने जीवन के काम के इस लिखित वर्णन को दोहराएं और दृढ़ता से कहें कि आप आवश्यक शक्तियों, लोगों और भौतिक वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं जिनकी मदद से आप अपने जीवन के काम या जीवन के निश्चित लक्ष्य को हासिल करेंगे। यह ध्यान रखें कि आपका मस्तिष्क सचमुच एक चुंबक है और ये उन लोगों को आपकी ओर आकर्षित कर लेगा जो विचार और आदेशों में आपके मस्तिष्क के प्रबल विचारों और आपके हृदय के सबसे गहरे आदर्शों के सामंजस्य में होते हैं। आकर्षक का नियम कैसे काम करता है? एक नियम है जिसे आकर्षक का नियम कहना उचित होगा। यही वह नियम है जिसकी वजह से पानी अपना स्तर खोजता है और पूरी सृष्टि की हर चीज अपने समान स्वभाव की चीजें खोजती है। यदि यह नियम नहीं होता जो गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह अटल है, जो ग्रहों को उनकी सही कक्षा में रखता है, तो बलूत का वृक्ष उगाने वाली कोशिकाएं भटक सकती थी और चिनार बनाने वाली कोशिकाओं के साथ उलझकर एक ऐसा पेड़ उत्पन्न कर सकती थी जो आधा चिनार और आधा बलूत होता। लेकिन ऐसी घटना कभी नहीं सुनी गई है। इस आकर्षण के नियम पर थोड़ा और आगे चलते हुए हम ये देख सकते हैं कि यह पुरुषों और महिलाओं में किस तरह काम करता है। हम जानते हैं कि सफल समृद्ध लोग अपने जैसे लोगों का साथ खोजते हैं, जबकि हारे हुए लोग अपने किस्म के लोगों को खोजते हैं, और ये उतने ही स्वाभाविक रूप से होते हैं जितने स्वाभाविक रूप से पानी पहाड़ी के नीचे बहता है। समान ही समान को आकर्षित करता है। ये निर्विवाद तथ्य है। अगर ये सच है कि हम लगातार उन लोगों का साथ खोजते हैं जिनके आदर्श और विचार हमारे खुद के आदर्श और विचारों के अनुरूप हैं,
तो क्या आप दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने विचारों और आदर्शों को नियंत्रण व निर्देशित करने का महत्व फ्रांसीसी देख सकते हैं, जिसे आप तुरंत अपने मस्तिष्क में चुंबक की तरह विकसित कर लेंगे। अगर ये सच है कि आपके चेतन मन में किसी विचार की उपस्थिति आपको उसी अनुरूप शारीरिक मांसपेशीय गतिविधि के लिए प्रेरित करती है, तो क्या आप अपने मन में रहने वाले विचारों को सावधानी से चुनने का लाभ नहीं देख सकते हैं? इन पंक्तियों को सावधानी से पढ़ें, उनके बताए अर्थ पर सोच विचार करें और उसे बचाएं, क्योंकि अब हम एक वैज्ञानिक सत्य की नींव डाल रहे हैं। इसी की बुनियाद पर समूची सार्थक मानवीय उपलब्धि आधारित है। अब हम वह सड़क बनाना शुरू कर रहे हैं जिस पर आप शंका, हताशा, अनिश्चितता और असफलता के बीहड़ से बाहर निकलकर यात्रा करने वाले हैं। हम आपको इस सड़क के चप्पे चप्पे से परिचित कराना चाहते हैं। कोई नहीं जानता कि विचार क्या है, लेकिन इसका अध्ययन करने वाला हर दार्शनिक और वैज्ञानिक ये बात मानता है कि विचार ऊर्जा का एक शक्तिशाली रूप है जो मानव शरीर की गतिविधियों को निर्देशित करता है। ये भी कि जिस भी विचार को लंबे एकाग्र विचार के जरिए मन में रखा जाता है, वह विचार स्थायी आकार ले लेता है और चेतन या अचेतन रूप से शारीरिक गतिविधियों को प्रभावित करता रहता है। आत्म सुझाव, जो मस्तिष्क में रखे गए विचार से अधिक कुछ नहीं है, एकमात्र ज्ञात सिद्धांत है जिसके जरिए इंसान खुद को अपने मनचाहे सांचे में ढाल सकता है। आत्म सुझाव के जरिए चरित्र कैसे विकसित करें? अब हम उस विधि को समझने की सही जगह पर पहुंच गए हैं जिसके जरिए आपके लेखक ने लगभग 5 साल की अवधि तक खुद को नए सिरे से ढाला है। इन विवरणों में जाने से पहले मैं आपको इंसानों की इस आम प्रवृत्ति की याद दिलाना चाहता हूँ कि वह जिस चीज़ को नहीं समझते हैं या जिसकी पुष्टि उनके अनुभवों या अवलोकन से नहीं होती है, वह उस पर शंका करते हैं। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि ये युग शंकालुओं के लिए नहीं है। आपका लेखक तुलनात्मक रूप से युवा होने के बावजूद विश्व के कुछ सबसे महान आविष्कारों के जन्म का साक्षी रहा है, जिनमें प्रकृति के तथाकथित छिपे हुए रहस्य उजागर हुए। वह आपको याद दिलाना चाहता है कि विज्ञान ने हमें सत्य के प्रकाश से अलग करने वाले पर्दे हटा दिए हैं और संस्कृति, विकास तथा प्रगति के इतने ज़्यादा औजारों को ईजाद किया है जितने मानव जाति के इतिहास में मिलाकर भी नहीं खोजे गए थे। तुलनात्मक रूप से हाल के वर्षों में हमने बिजली के बल्ब, टाइप सेटिंग मशीन, प्रिंटिंग प्रेस, एक्सरे टेलीफोन, कार, हवाई जहाज, पनडुब्बी, वायरलेस टेलीग्राफी और बहुत सारी अन्य संगठित शक्तियों के आविष्कार देखे हैं जो मानव जाति की सेवा करती है और हमें अंधकार युग की पार्श्विक प्रवृत्तियों से अलग करती है। जब ये पंक्तियां लिखी जा रही हैं, तब हमें जानकारी मिली है कि थॉमस अल्वा एडिसन एक उपकरण बनाने में जुटे हुए हैं जिसके बारे में उनका मानना है कि वह पृथ्वी पर रहने वालों से दिव्यगंत आत्माओं का संपर्क संभव बना सकते हैं। अगर कल सुबह ईस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी से ये ऐलान हो जाए कि एडिसन ने ऐसी मशीन बना ली है और दिव्यगंत आत्माओं से संपर्क कर लिया है, तो ये लेखक उस पर नाक भौं नहीं सिकोड़ेगा। अगर हम इसे तब तक सच ना माने जब तक कि हम सबूत ना देख लें, तो हमें कम से कम इस विषय पर खुली मानसिकता रखनी चाहिए, क्योंकि पिछले 30 वर्षों के दौरान हमें इतने असंभव काम देख लिए हैं कि अब बहुत कम चीज़ें असंभव लगती है। जब मानव मन उस कठोर संकल्प के साथ काम में जुटता है जो पराजय को स्वीकार नहीं करता है। यदि आधुनिक इतिहास की जानकारी सही है तो देश के सर्वश्रेष्ठ रेलवे अधिकारियों ने इस विचार पर नाक भौं सिकोड़ी थी कि वेस्टिंग हाउस ब्रेक पर हवा को खींचकर किसी ट्रेन को रोक सकता है, लेकिन इन्हीं अधिकारियों के जीवन काल में एक कानून पारित हुआ जिसमें न्यूयॉर्क विधानसभा ने रेल रोड कंपनियों को इस मूर्खतापूर्ण यंत्र का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया। अगर ये नियम नहीं होता तो ट्रेनों की वर्तमान गति और सुरक्षित यात्रा संभव नहीं होती। अतीत की असंभावनाएं। अगर मशहूर नेपोलियन बोनापार्ट रॉबर्ट फुल्टन के मिलने के आग्रह पर नाक भौं नहीं सिकोड़ते तो आज ब्रिटिश भूमि पर फ्रांसीसी पूंजी अनुपयोगी हो सकती थी और फ्रांस पूरे ब्रिटिश साम्राज्य का सम्राट होता। फुल्टन ने नेपोलियन को संदेश भेजा कि उन्होंने भाप के एक इंजन का आविष्कार कर लिया है जो नाव को हवा के खिलाफ ले जाएगा,
लेकिन चूंकि नेपोलियन ने ऐसा यंत्र पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने संदेश भिजवाया कि उनके पास सिरफिरे लोगों के साथ मूर्खतापूर्ण बातें करने के लिए वक्त नहीं है, और इसके अलावा जहाज हवा के खिलाफ नहीं तैर सकते, क्योंकि जहाज इस तरह कभी तैरे ही नहीं थे। आपके लेखक की स्मृति में ही कांग्रेस में एक विधेयक रखा गया जिसमें विनियोजन की मांग की गई थी। सैमुअल पियरपांट्स लैंगले एक हवाई जहाज संबंधी प्रयोग करना चाहते थे, लेकिन विनियोजन को तुरंत नकार दिया गया और प्रोफेसर लैंगले को अव्यवहारिक, स्वप्नदर्शी तथा सिरफिरा कहकर उनकी खिल्ली उड़ाई गई। किसी ने भी किसी इंसान को हवा में मशीन उड़ाते नहीं देखा था और किसी को भी यकीन नहीं था कि ये किया जा सकता था। लेकिन हम जिन शक्तियों को नहीं समझते हैं उनके संबंध में हमें थोड़ा ज़्यादा उदार होना चाहिए। कम से कम हम में से वो लोग जो बाद में आने वाली पीढ़ियों की हंसी के पात्र नहीं बनना चाहते। अतीत की ये असंभव चीज़ें संभव हो गई। हम आपको जीवन के पर्दे के पीछे ले जाकर ये दिखाना चाहते हैं। कुछ सिद्धांत नए लोग तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें आजमा ना लिया जाए और ठोस साबित ना कर दिया जाए। अब हम आपके सामने हमारे अतीत का सबसे आश्चर्यजनक और चमत्कारी अनुभव उजागर करने जा रहे हैं। ये अनुभव सिर्फ उन लोगों के लिए लाभ के लिए बताया जा रहा है जो अपने भीतर सकारात्मक चरित्र के गुण विकसित करने के तरीकों की गंभीरता से तलाश कर रहे हैं। जब हमने कई साल पहले आत्म सुझाव के सिद्धांत को पहले समझना शुरू किया तो हमने कुछ गुण विकसित करने में इसका व्यवहारिक उपयोग करने की योजना बनाई, जिनकी हम इतिहास के कुछ विख्यात लोगों में प्रशंसा करते हैं। रात को सोने से ठीक पहले हम अपनी आंखें बंद कर लेते थे और अपनी कल्पना में देखते थे। कृपया इसे अपने दिमाग में जमा कर रख लें। हमने जो देखा वह हमारे मस्तिष्क में हमारे अवचेतन मन के निर्देशक या सीधे आदेश के रूप में जानबूझकर रखा गया था। हमने अपनी कल्पना के जरिए इसे बनाने के लिए एक नक्शा दिया और इसका श्रेय किसी तरह की गुप्त विधा या अपरिचित गूढ़ क्षेत्र को नहीं दिया गया। हमने अपने सामने फर्श पर एक बड़ी टेबल रखी देखी। फिर हमने अपनी कल्पना में चित्र बनाया कि कुछ लोग उस टेबल पर बैठे थे जिनके चरित्र और जीवन से हम कुछ खास गुण सीखना चाहते थे और आत्म सुझाव के सिद्धांत के जरिए अपने चरित्र में जानबूझकर डालना चाहते थे। मिसाल के तौर पर हमने जिन कुछ लोगों को एक काल्पनिक टेबल पर एक काल्पनिक जगह पर बैठने के लिए चुना वह थे लिंकन, इमर्सन, सुकरात, अरस्तु, नेपोलियन, जेफरसन, गैलीली के महापुरुष और मशहूर अंग्रेज वक्ता हेनरी वार्ड बीचर। हमारा उद्देश्य आत्म सुझाव के जरिए अपने अवचेतन मन पर इस विचार की छाप छोड़नी थी कि हम में वह गुण उतर रहे थे जिनकी हम उनमें और अन्य महान लोगों में सबसे अधिक प्रशंसा करते थे। हम रात 1 घंटे या इससे ज़्यादा समय तक हम परामर्श टेबल पर जे काल्पनिक बैठक करते थे। दरअसल ये परंपरा आज तक जारी है और जब भी हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसके किसी निश्चित गुण का हम अनुकरण करना चाहते हैं तो हम परामर्श टेबल पर एक नए व्यक्ति को जोड़ लेते हैं। महानता के विभिन्न गुण विकसित करने के लिए खुद को सचमुच दोबारा ढालें। लिंकन से हम वह गुण चाहते थे जिनके लिए वे सबसे ज़्यादा मशहूर थे। उद्देश्य की ईमानदारी और मित्र शत्रु से परे सबके प्रति न्याय का निष्पक्ष एहसास। उन्होंने एक आदर्श का प्रतिनिधित्व किया जिसका उद्देश्य जनता जानी आम लोगों का उत्थान था। उनमें पूर्व स्थगित परंपराओं को तोड़ने का साहस भी था और परिस्थितियों की मांग के अनुरूप नई परंपराएं स्थापित करने का साहस भी था। जिन गुणों की हम लिंकन में भूरी भूरी प्रशंसा करते थे उन्हें हम काल्पनिक परामर्श टेबल पर अपने खुद के चरित्र में शामिल करने में जुट गए और हमने अपने अवचेतन मन को आदेश दिया कि ये देखे गए चित्र के हिसाब से सृजन करें। हम नेपोलियन से अटूट लगन का गुण लेना चाहते थे। हम विपरीत परिस्थितियों को बदलने की उनकी रणनीति योग्यता सीखना चाहते थे। हम उनका आत्मविश्वास और नेतृत्व प्रेरित करने की उनकी अद्भुत योग्यता सीखना चाहते थे। हम शक्तियां व्यवस्थित करने की उनकी योग्यता सीखना चाहते थे, क्योंकि हम जानते थे कि सच्ची शक्ति सिर्फ बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवस्थित और उचित रूप से निर्देशित प्रयासों के जरिए ही मिलती है। इमर्सन से हम भविष्य की बहुत
तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि सीखना चाहते थे, जिसके लिए वे विख्यात थे। हम प्रकृति की लिखावट की व्याख्या की उनकी योग्यता चाहते थे, जैसी कि ये बहती धाराओं, गाती चिड़ियों, हंसती बच्चों, नीले आसमानों, सितारों से भरे आसमान, हरी घास और सुंदर फूलों में प्रकट होती है। हम मानव भावों की व्याख्या की उनकी योग्यता चाहते थे। हम कारण से परिणाम तक तर्क करने और इसके विपरीत परिणाम के कारण तक तर्क करने की उनकी योग्यता चाहते थे। हम सार्वजनिक व्याख्यानों में श्रोताओं का दिल जकड़ाने की विचार की चुंबकीय शक्ति आत्मसात करना चाहते थे। शक्ति और विश्वास के साथ बोलने की योग्यता चाहते थे, जिससे श्रोता हंसी या आंसुओं में डूब जाए और उनके साथ साथ खुशी और दुख महसूस करने लगे। मैंने इन लोगों को अपने सामने काल्पनिक परामर्श टेबल के चारों ओर बैठा देखा तो मैंने कुछ मिनट तक उनमें से प्रत्येक पर ध्यान दिया और अपने आप से कहा कि मैं वह गुण विकसित कर रहा हूँ जिन्हें मैं उस व्यक्ति से हासिल करना चाहता हूँ। अगर चरित्र निर्माण की मेरी इस काल्पनिक भूमिका से गुजरने के मेरे अज्ञान पर आपको दुख के आंसू बहाने हो तो उन्हें अभी बहा लें। अगर मेरी कार्य प्रणाली के खिलाफ निंदा भरे शब्द बोलने हो तो उन्हें अभी बोल लें। अगर आपके अंदर आलोचना का भाव है जो त्योरियां चढ़ाते चेहरे में अभिव्यक्ति की तलाश कर रहा हो तो अभी त्योरी चढ़ा लें, क्योंकि मैं एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिससे आप शायद रुक कर देखेंगे और तर्क करेंगे। इस तकनीक से मुझे असाधारण सफलता मिली। जब मैंने ये काल्पनिक परामर्श बैठकें शुरू की तब तक मैं सार्वजनिक संभाषण की कई कोशिशें कर चुका था, जो सभी बुरी तरह नाकाम रही थी। लेकिन इस अभ्यास के एक सप्ताह बाद ही मैंने जो पहला भाषण दिया उसने मेरे श्रोताओं को इतना प्रभावित किया कि मुझे उसी विषय पर एक और भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। उस दिन के बाद से आज तक मैं लगातार बेहतर बन रहा हूँ। पिछले साल सार्वजनिक वक्ता के रूप में मेरी सेवाओं की मांग इतनी ज़्यादा हो गई कि मुझे अमेरिका के ज़्यादातर हिस्सों का दौरा करना पड़ा और अग्रणी क्लबों, सामाजिक संगठनों, स्कूलों तथा विशेष रूप से आयोजित बैठकों में व्याख्यान देना पड़ा। पिट्सबर्ग शहर में मैंने एडवर्टाइजिंग क्लब के सामने सफलता की जादुई सीढ़ी भाषण दिया। मेरे श्रोताओं में अमेरिका के कुछ अग्रणी कारोबारी लीडर थे, कार्नेगी स्टील कंपनी के अधिकारी थे, एच.जे. हेज पिकल कंपनी के अधिकारी थे, द जोसेफ होम डिपार्टमेंटल स्टोर के अधिकारी थे और शहर के अन्य दिग्गज उद्योगपति थे। ये विश्लेषणात्मक लोग थे जो जानते थे कि वे कब कोई ठोस चीज देख रहे हैं। क्लब के कई सदस्यों ने बाद में मुझे बताया कि मेरे भाषण के अंत में क्लब में जितनी जोरदार जय ध्वनि हुई उतनी पहले कभी नहीं हुई थी। पिट्सबर्ग से लौटने के कुछ समय बाद ही मुझे उस कार्यक्रम के लिए एसोसिएटेड एडवर्टाइजिंग क्लब्स ऑफ द वर्ल्ड से एक मेडल मिला। कृपया ये न समझे कि मैं घमंड में डींग हाँक रहा हूँ। मैं आपको तथ्य, नाम और स्थान बता रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ये दिखाना था कि मैं हेनरी वार्ड बीचर के जिस गुण की बहुत प्रशंसा करता था उसे मैं अपने भीतर सचमुच विकसित करने लगा था। यह गुण काल्पनिक परामर्श टेबल पर विकसित हुआ जब मेरी आंखें बंद थी और मैंने विचर को अपने काल्पनिक परामर्शदाता मंडल के सदस्य के रूप में बैठे देखा। जिस सिद्धांत के जरिए मैंने यह योग्यता विकसित की वह आत्म सुझाव था। मैंने अपने मस्तिष्क को इस विचार से इतना भर लिया कि मैं विचर के बराबर या बेहतर बन सकता हूँ। कोई दूसरा परिणाम संभव ही नहीं था। ना ही ये मेरे वृत्तांत का अंत है, एक ऐसा वृत्तांत जिसकी गवाही वह लाखों लोग दे सकते हैं जो अब मुझे जानते हैं और पूरे अमेरिका के हर शहर, गांव और कस्बे में रहते हैं। मैंने तुरंत असहिष्णुता की जगह सहिष्णुता रखना शुरू कर दिया। मैंने मित्र हो या शत्रु सबके प्रति न्याय के अद्भुत गुण में अमर लिंकन का अनुकरण शुरू कर दिया। फलस्वरूप मेरे कहे शब्दों में ही नहीं बल्कि मेरी लेखनी में भी नई शक्ति आने लगी और मैंने शक्ति व विश्वास में अपनी लेखन योग्यता को निरंतर बढ़ते हुए उतनी ही स्पष्टता से देखा जितनी स्पष्टता से मैं किसी साफ दिन सूरज को देख सकता हूँ। कुछ महीने पहले मुझे इस बारे में एक अच्छा अनुभव मिला। शिकागो की मार्सिक पैकिंग कंपनी के अधिकारी श्री मायर्स ने जो टिप्पणी की कि
हिल्स गोल्डन रूल मैगजीन में मेरे संपादकीय पढ़कर उन्हें स्वर्गीय अल्बर्ट हार्वर्ड की बहुत याद आती है, जिनका मैं प्रशंसक था। उन्होंने कुछ दिनों पहले अपने एक सहयोगी से कहा था कि मैं न सिर्फ अल्बर्ट हार्वर्ड के बराबर हो गया हूँ, बल्कि उनसे भी आगे निकल गया हूँ। मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूँ कि इन तथ्यों को नज़रअंदाज ना करें या इन्हें अहंकार का नाम ना दें। अगर मैं हार्वर्ड जितनी अच्छी तरह लिखता हूँ तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इसकी इच्छा की थी। मैंने आत्म सुझाव का जानबूझकर इस्तेमाल करके अपने मन को अवशेषित किया है कि मैं ना सिर्फ उनकी बराबरी करूं, बल्कि यदि संभव हो तो उनसे उत्कृष्ट और उद्देश्यपूर्ण बनूं। इस तथ्य से अनजान नहीं हूं कि अहंकार एक अक्षम कमजोरी है, लेखक में भी और वक्ता में भी, और कोई भी मस्तिष्क के ऐसे खोखलेपन की इतनी भर्त्सना नहीं करता है जितना कि ये लेखक करता है। लेकिन मुझे आपको ये भी याद दिलाना होगा कि ये हमेशा अहंकार नहीं होता। जब कोई लेखक अपने व्यक्तिगत अनुभव बताकर किसी विषय पर अपने पाठकों को वास्तविक जानकारी देना चाहता है, कई बार ऐसा करने के लिए साहस की जरूरत होती है। इस खास प्रकरण में मैं अपना नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन इससे इस वृत्तांत का महत्व काफी कम हो जाता। मैं ये व्यक्तिगत अनुभव सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह सच्चे हैं, और ये विश्वास करता हूँ कि किसी तीसरे व्यक्ति को और से लिखने या आत्म सुझाव के सिद्धांत का काल्पनिक उदाहरण देने से अच्छा है कि अहंकारी कहे जाने का जोखिम ले लूं। जीवन में निश्चित लक्ष्य का महत्व। आपका लेखक जीवन में अपने निश्चित लक्ष्यों के विवरणों पर भी उतना ही ध्यान देता है जितना कि वह किसी अट्टालिका की योजना बनाने पर देता। जीवन में आपकी उपलब्धि उन योजनाओं जितनी ही निश्चित होती है जिनका इस्तेमाल आप अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए करते हैं। इन पंक्तियों को लिखने के 1.5 साल पहले मैंने जीवन में अपने निश्चित लक्ष्य के लिखित कथन को संशोधित किया था। मैंने आमदनी वाले पैराग्राफ में ज़्यादा बड़ी राशि लिखी ली थी जिसकी ज़रूरत मुझे उस शैक्षणिक कार्यक्रम को चलाने के लिए होगी जिसकी रूपरेखा मैंने अपने स्कूल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए बनाई थी। जिस दिन मैंने जीवन में अपने निश्चित लक्ष्य के शब्दों में यह परिवर्तन किया, उसके बाद 6 महीने के भीतर ही एक कॉरपोरेशन का प्रमुख मेरे पास आया जिसने मुझे $1,05,200 की सालाना वेतन का प्रस्ताव दिया, जिसमें से $5,200 ऑफिस आने जाने के लिए यात्रा व्यय था जो शिकागो से बहुत दूर था। वेतन $1,00,000 था। यह ठीक उतनी ही राशि थी जितनी मैंने अपने निश्चित लक्ष्य की लिखनी कथन में लिखी थी। मैंने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और 5 महीने से भी कम समय में मैंने संगठन को दमदार बनाया और मुझे नियुक्ति करने वाले कंपनी के लिए दूसरी संपत्ति बना ली जिसका अनुमानित मूल्य $20 मिलियन से ज़्यादा था। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरे नियोक्ता ने एक शर्त लगा दी थी जिसके जरिए उसने मुझे तयशुदा $1,00,000 के वेतन का चुना लगा दिया। तो असाधारण तथ्य हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पहला, मुझे ठीक उतनी ही राशि की पेशकश मिली जितनी मैंने अपने निश्चित लक्ष्य में लिखी थी कि मैं अगले साल कमाना चाहता हूँ। दूसरे, मैंने सचमुच वह राशि कमा ली और वास्तव में कमाने से भी कई गुना ज़्यादा किया, हालांकि मैं उसे वसूल नहीं कर पाया। अब कृपया मेरी घोषणा के शब्दों को दोबारा देखें कि मैं $1,00,000 प्रति वर्ष कमाऊंगा। फिर खुद से ये सवाल पूछें, क्या फ़र्क होता अगर घोषणा में ये लिखा होता कि मैं 1 साल में $1,00,000 कमाऊंगा और प्राप्त करूंगा। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि अगर मैंने अपना निश्चित लक्ष्य इस शब्दावली में लिखा होता तो परिणामों में कोई फर्क पड़ता। कौन इतना समझदार है कि इस कथन की पुष्टि करे या इससे इनकार करे कि सृष्टि का एक नियम है जिसके जरिए हम अपनी ओर से आकर्षित करते हैं, जिसके बारे में हमें यकीन होता है कि हम इस नियम के जरिए हासिल कर सकते हैं कि हमें वह मिलता है जो हम मांगते हैं, बशर्ते मिलना संभव हो या यह निष्पक्षता, न्याय व स्पष्ट रूप से बनी योजना पर आधारित हो। मुझे विश्वास है कि सुव्यवस्थित प्रयासों वाले व्यक्ति के उद्देश्य को पराजित करना असंभव है। ऐसा व्यवस्थापन से आपके लेखक आश्चर्यजनक गति से जीवन में मनचाहा पद हासिल किया है और वह जानता है कि कोई भी ऐसा कर सकता है।
सेवा और त्याग बहुत ऊंची सफलता की कुंजियां हैं। पिछले 12 महीनों में अपने सार्वजनिक संबोधनों में मैंने ये बात कम से कम 1000 बार कही है कि जो व्यक्ति एक निश्चित योजना बनाने में समय लगाता है, जो दमदार और निष्पक्ष हो तथा जो सभी प्रभावित लोगों को लाभ पहुंचाती हो और फिर इतना आत्मविश्वास विकसित करता है कि अंत तक अमल करे, उसे पराजित नहीं किया जा सकता। मुझ पर कभी अति विश्वासी या अंधविश्वासी होने का आरोप नहीं लगाया गया है। मैं तथाकथित चमत्कारों से कभी बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन मैं ये स्वीकार करने के लिए बाध्य हूँ कि मैंने पिछले 20 वर्षों में अपने विकास के दौरान कुछ सिद्धांतों को कारगर होते देखा है, जिन्होंने चमत्कारी दिखने वाले परिणाम उत्पन्न किए हैं। मैंने अपने मस्तिष्क के विकास और प्रकटीकरण को देखा है। हालांकि मैं आमतौर पर किसी चमत्कार से बहुत गहराई से प्रभावित नहीं होता हूँ, जिसका कारण मैं पता नहीं लगा पाता हूँ, लेकिन मुझे स्वीकार करना होगा कि मेरे खुद के मस्तिष्क के विकास में बहुत कुछ हुआ है, जिसका कारण मुझे नहीं मालूम। बहरहाल मैं इतना जानता हूँ कि मेरे बाहरी शारीरिक कार्य हमेशा उन विचारों की प्रकृति के अनुरूप और सामंजस्य में होते हैं जो मेरे दिमाग पर हावी रहते हैं, जिन विचारों को मैं अपने मस्तिष्क में आने की अनुमति देता हूँ या जिन्हें मैं जानबूझकर वहाँ इसलिए रखता हूँ ताकि मैं मेरी शारीरिक गतिविधियों के ऊपर हावी हो जाऊँ। मेरे अनुभव ने निर्णायक रूप से साबित किया है कि चरित्र संयोग का मामला नहीं है। चरित्र आदेश अनुसार ठीक उसी तरह बनाया जा सकता है जिस तरह की पहले बनाई गई योजनाओं के अनुरूप कोई मकान बनाया जाता है। मेरे अनुभव ने निर्णायक रूप से साबित किया है कि इंसान उल्लेखनीय रूप से बहुत ही कम समय में, कुछ सप्ताह से लेकर कुछ साल में, अपने चरित्र को दोबारा बना सकता है, जो उसके संकल्प और इच्छा पर निर्भर करता है। व्यवहारिक मनोविज्ञान पर ये सबक शुरू करने के कुछ महीने पहले मुझे एक अनुभव हुआ जिससे शिकागो शहर में रुचि लेने वाले पक्षों का काफ़ी ध्यान मिला। जब मैं क्लर्क एड कंपनी, शिकागो के सबसे बड़ा बुक एड स्टेशनरी हाउस के रिटेलिंग विभाग में लिफ्ट से निकल रहा था, तो लिफ्ट चलाने वाले ने लिफ्ट का दरवाज़ा खिसकने दिया, जिससे मैं लिफ्ट के दरवाजे और दीवार के बीच दब गया। काफ़ी दर्द हुआ। इसके अलावा इस दुर्घटना से मेरे कोट की आस्तीन फट गई और इतना नुकसान हो गया कि मरम्मत संभव नजर नहीं आ रही थी। मैंने इस दुर्घटना की खबर स्टोर मैनेजर श्री रयान को दी, जिन्होंने बहुत विनम्रता से मुझे बताया कि मुझे नुकसान का हर्जाना मिल जाएगा। कुछ समय बाद बीमा कंपनी ने अपने एजेंट को भेजा, मेरा कोर्ट की जांच की और मुझे हर्जाना दे दिया। जब सब कुछ हो गया और सभी पक्ष संतुष्ट हो गए तो मैं कोर्ट को अपने टेलर के पास ले गया और उसने इतनी साफ सुथरी मरम्मत की कि ये बताया ही नहीं जा सकता था कि कोर्ट कहाँ फटा था। मुझे बीमा कंपनी से जितना पैसा मिला था उससे बहुत कम में टेलर ने काम कर दिया। इस तरह मेरे पास वह पैसा था जो मेरा नहीं था, लेकिन बीमा कंपनी संतुष्ट थी। मुझे लगता है कि इसलिए क्योंकि ये नए सूट की आधी से भी कम कीमत देकर वह बच गई थी। एसी में क्लर्क एड कंपनी संतुष्ट थी क्योंकि बीमा कंपनी ने मेरे नुकसान की भरपाई कर दी थी और इस मामले में उन्हें कुछ खर्च नहीं करना पड़ा था। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था। मैं उस पैसे का इस्तेमाल कई उद्देश्यों से कर सकता था। कानूनी रूप से ये मेरा था, मैं इसका स्वामी था और इस पर मेरा हक था। ना ही इसे हासिल करने के मेरे साधन पर कोई सवाल कर सकता था। अगर बीमा कंपनी को पता होता कि सूट की इतनी साफ सुथरी मरम्मत हो सकती थी तो ये शायद इतना बड़ा बिल चुकाने में ना नुक्कर करती। लेकिन मरम्मत में कितना खर्च आएगा, यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब पहले से नहीं दिया जा सकता था। मैंने उस अतिरिक्त पैसे के लिए अपनी अंतरात्मा से बहस की, लेकिन ये मुझे इसे रखने नहीं दे रही थी। इसलिए मैंने आखिरकार ये समझौता कर लिया कि मैं आधी राशि लौटा दूंगा और बाकी आधी राशि रख लूंगा, क्योंकि इसे ठीक कराने में मेरा काफ़ी समय खराब हुआ था और इस कारण भी कपड़े के दोषपूर्ण हिस्से पर मुरम्मत बाद में दिख सकती है। मुझे अपने पक्ष में मामलों को काफ़ी खींचना पड़ा था, तभी मैं मरम्मत की वास्तविक लागत से ज़्यादा रखने में तर्कसंगत महसूस कर पाया। जब मैंने पैसा लौटाया तो मैं क्लर्क एड कंपनी ने सुझाव दिया कि मैं पैसा रखे रहूं और भूल जाऊं। जब मैंने जवाब दिया, यही तो दिक्कत है, मैं इसे रखना चाहता हूं लेकिन मैं इसे भूल नहीं सकता।
वह पैसा वापस लौटाने का एक ठोस कारण था। इसका नैतिकता या ईमानदारी से कोई लेना देना नहीं था। इसका ऐसी मैक्लर्क एड कंपनी या उनकी रक्षा करने वाली बीमा कंपनी के अधिकारियों से कोई लेना देना नहीं था। पैसा लौटाने के निर्णय पर पहुंचने के लिए मैंने कभी मैक्लर्क या बीमा कंपनी के बारे में नहीं सोचा। वे इस पूरे मामले से बाहर थे क्योंकि वे संतुष्ट थे। मैंने तो सिर्फ अपने चरित्र के बारे में सोचा। मैं जानता था कि हर बात मेरी नैतिक प्रकृति को प्रभावित करती है और वह चरित्र इंसान की आदतों तथा नैतिक व्यवहार में महजोग से ना ज़्यादा होता है ना कम। मैं जानता था कि मैं उस पैसे का अधिकारी बने बिना उसे अपने पास उसी तरह नहीं रख सकता जिस तरह सेब का व्यापारी जाड़े के लिए सेबों का भंडारण करते समय पीपे में अच्छे सेबों के साथ सड़ा सेब रखना गवारा नहीं कर सकता। मैंने पैसे इसलिए वापस किए क्योंकि मैं खुद को ये विश्वास दिलाना चाहता था कि कोई भी घटिया सामग्री मेरे जानते बूझते हुए मेरे चरित्र में प्रवेश नहीं कर सकती। मैंने पैसे इसलिए वापस किए क्योंकि इससे मुझे अपनी जांच परख करने का शानदार अवसर मिला। मुझे ये तय करने का अवसर मिला कि मेरे पास किस तरह की ईमानदारी है। क्या यह ऐसी ईमानदारी है जो फायदे की खातिर मौजूद है या फिर ये ज़्यादा गहरा, ज़्यादा उदात्त और ज़्यादा सार्थक ब्रांड है जो ज़्यादा शक्तिशाली बनने और ज़्यादा सेवा करने की खातिर ईमानदार बनने के लिए उकसाता है। मुझे विश्वास है कि यदि हमारी योजनाएं ठोस आर्थिक सिद्धांतों की बुनियाद पर बनी हो, यदि वे सभी प्रभावित लोगों के प्रति निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हो और अगर हम उन योजनाओं के साथ चरित्र की प्रबल शक्ति और आत्मविश्वास को रख सकें जो अंतरात्मा को संतुष्ट करने वाली घटनाओं से बढ़ता है, तो हम शक्ति की जबरदस्त धारा की सहायता से सफलता पर सवारी करेंगे जिसे पृथ्वी की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। एक ऐसी शक्ति जिसे बहुत कम लोग सही तरीके से समझ सकते हैं या व्याख्या कर सकते हैं। शक्ति संगठित ज्ञान है जो ऐसे उद्देश्य के प्रति नियंत्रित और निर्देशित होता है जो सभी प्रभावित लोगों के प्रति न्याय और निष्पक्षता पर टिके होते हैं। मानव शक्ति की दो श्रेणियां हैं। एक व्यक्तिगत शक्ति होती है और दूसरी व्यक्तियों के संगठन की शक्ति होती है जो साझे लक्ष्य के प्रति सामंजस्य में काम करते हैं। बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्देशित संगठन के सिवाय कोई शक्ति हो ही नहीं सकती। आप आत्म सुझाव के सिद्धांत का इस्तेमाल किए बगैर अपनी व्यक्तिगत शक्तियों को किसी तरह से संगठित नहीं कर सकते। इसका कारण ये है कि आप अपनी शक्तियों, अपनी भावनाओं, अपनी बुद्धि, अपनी तार्किक शक्तियों या अपने शारीरिक कार्यों की एक योजना में एक साथ इकट्ठा किए बगैर, उन्हें सह संबंधित किए बगैर और उन्हें योजना में लाए बगैर सफुर्त नहीं कर सकते, जब प्रगतिशील बल नहीं दे सकते। चाहे बड़ी हो या छोटी, कोई भी योजना आत्म सुझाव के सिद्धांत के अलावा किसी तरह से आपके मस्तिष्क में बनाई नहीं जा सकती। मस्तिष्क एक समृद्ध बाग की तरह है क्योंकि ये बाहरी भौतिक शारीरिक गतिविधि की ऐसी फसल उगाएगा जो मस्तिष्क के प्रबल विचारों की प्रकृति के हूबहू अनुरूप होती है। चाहे ये विचार वहां जानबूझकर रखे गए हों या फिर वह बस घुमक्कड़ों तरह भटकते हुए आ गए हों और बिना किसी आमंत्रण के वहां आकर बस गए हों। अपने प्रबल विचारों के प्रभावों से बचने का कोई रास्ता नहीं है। यदि आप हमेशा सफलता, गरीबी और हताशा के बारे में सोचते रहते हैं तो सफलता, दौलत और साहस का आनंद लेने की कोई संभावना नहीं है। आप ये चुन सकते हैं कि आपका मानसिक ध्यान किस चीज पर केंद्रित रहे। इसलिए आप अपने चारित्रिक विकास को नियंत्रित कर सकते हैं जिससे उन लोगों का चरित्र पता चलता है जिन्हें आप अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आपका मस्तिष्क एक वह चुंबक है जो आपके सहयोगियों को आपके प्रति आकर्षित करता है, चाहे आप अपने जीवन में किसी भी मुकाम पर हों। इसलिए ये आपके हाथ में है कि आप मस्तिष्क को सिर्फ उन्हीं विचारों से चुंबकीकृत करें जो उस प्रकार के लोगों को आकर्षित करें जिनके साथ आप जुड़ना चाहते हैं, और जीवन में उस मुकाम को भी आकर्षित करें जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। आत्म सुझाव वह बुनियाद है जिस पर और जिसके जरिए एक आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसका कारण यह है कि चरित्र मस्तिष्क के सहायक प्रबल विचारों के अनुरूप विकसित होता है और ये विचार शरीर के कार्य को नियंत्रित करते हैं। जब आप आत्म सुझाव के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को एक चित्र या योजना देते हैं। जब आप योजना बनाने की इस प्रक्रिया पर
उचित रूप से एकाग्र होना या ध्यान केंद्रित करना सीख लेते हैं तो आप तुरंत अपने अवचेतन मन तक पहुंच सकते हैं और ये आपकी योजनाओं को कर्म में बदल देगा। शुरुआती लोगों को अपनी योजनाओं की रूपरेखा को बार बार दोहराना चाहिए, तभी अवचेतन मन इन योजनाओं को ग्रहण करेगा और वास्तविकता में बदलेगा। इसलिए अगर आपको उसी पल परिणाम ना मिले तो हताश ना हो। जिन्होंने महारत हासिल कर ली है केवल वही अपने अवचेतन मन तक तुरंत पहुंच सकते हैं और उसे दिशा दे सकते हैं। सबक को खत्म करते समय मैं आपको याद दिला दूं कि आत्म सुझाव के सिद्धांत के पीछे एक महत्वपूर्ण चीज है जिसे आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये है शक्तिशाली, गहरी, बहुत भावनात्मक इच्छा। इच्छा मस्तिष्क के कार्य संचार की शुरुआत है। आप जिस भी चीज की इच्छा गहरी, जीवांत भाव से कर सकते हैं उसे भौतिक वास्तविकता में बदल सकते हैं। गहरी इच्छा सभी मानवीय उपलब्धियों की शुरुआत है। आत्म सुझाव सिर्फ वह सिद्धांत है जिसके जरिए वह इच्छा आपके अवचेतन मन तक पहुंचाई जाती है। शायद आपको ये साबित करने के लिए अपने खुद के अनुभव से बाहर जाने की जरूरत नहीं है कि जिस चीज़ की इंसान प्रबल इच्छा करता है उसे हासिल करना तुलनात्मक रूप से आसान होता है। अगले अध्याय में हम सुझाव का विषय लेंगे और दिखाएंगे कि आत्म सुझाव के जरिए अपने व्यक्तित्व को प्रगतिशील और आकर्षक बनाने के बाद इसका इस्तेमाल कैसे करें। सुझाव सभी सफल सेल्समैनशिप की बुनियाद है। अध्याय 8 सुझाव आदेश से ज़्यादा असरदार होता है। पिछले सबक में हमने आत्म सुझाव का अर्थ समझा। हमने उन सिद्धांतों को भी समझा जिनके जरिए आत्म सुझाव की कला सीखी जा सकती है। आत्म सुझाव का अर्थ है स्वयं के द्वारा दिया गया सुझाव। अब हम मनोविज्ञान के अगले सिद्धांत पर आते हैं जो है सुझाव। सुझाव मनोविज्ञान का वह सिद्धांत है जिसके जरिए हम दूसरों के मस्तिष्क को प्रभावित, निर्देशित और नियंत्रित कर सकते हैं। यह विज्ञापन और सेल्समैनशिप में इस्तेमाल होने वाला मुख्य सिद्धांत है। इसी सिद्धांत के जरिए मार्क एंटोनी ने अपने अद्भुत भाषण से रोम की भीड़ को आंदोलित किया था, जैसा द साइकोलॉजी ऑफ सेल्समैनशिप में बताया गया है। सुझाव और आत्म सुझाव में सिर्फ एक फर्क होता है। सुझाव से हम दूसरों के मन को प्रभावित करते हैं, जबकि आत्म सुझाव से हम अपने खुद के मन को प्रभावित करते हैं। सुझाव मनोविज्ञान के सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली सिद्धांतों में से एक है। विज्ञान ने साबित कर दिया है कि इस सिद्धांत के विनाशकारी इस्तेमाल से किसी की जान तक ली जा सकती है, जबकि इसके सृजनात्मक इस्तेमाल से सभी तरह के रोग खत्म किए जा सकते हैं। मैंने बहुत सारे मौक़ों पर व्यवहारिक मनोविज्ञान की कक्षाओं के सामने सुझाव की उल्लेखनीय शक्ति को इस तरह प्रदर्शित किया है। पिपरमेंट ऑयल के लेबल वाली 2 औंस की बोतल लेकर मैं संक्षेप में कहता हूँ कि मैं गंध की शक्ति प्रदर्शित करना चाहता हूँ। फिर मैं बोतल को अपनी क्लास के सामने इस तरह थामता हूँ ताकि सब इसे देख सकें। मैं बताता हूँ कि इसमें पिपरमेंट का तेल भरा है और मैं जब इसकी कुछ बूंदें मेरे हाथ में थामे रुमाल पर डालूंगा तो वह लगभग 40 सेकंड में कमरे के सबसे दूर वाले छोर तक पहुंच जाएगी। फिर मैं बोतल का ढक्कन खोलता हूं और अपने रुमाल पर कुछ बूंदें गिराता हूं। साथ ही चेहरा बनाकर ये संकेत देता हूं कि गंध बहुत तीखी है। फिर मैं क्लास के सदस्यों से कहता हूं कि जैसे ही उन्हें पिपरमेंट की गंध का पहला झोंका महसूस हो वे अपने हाथ उठा दें। हाथ तेजी से ऊपर उठने लगते हैं। कई बार तो कक्षा के 3/4 सदस्य अपने हाथ उठा देते हैं। फिर मैं बोतल खोलता हूँ और इसके अंदर के द्रव को धीरे धीरे और शान से पी जाता हूँ। इसके बाद मैं ये भेद खोलता हूँ कि बोतल में शुद्ध पानी था। किसी को भी पिपरमेंट की गंध नहीं आई थी। यह बस नाक का वहम था जिसे पूरी तरह से सुझाव के सिद्धांत ने उत्पन्न किया था। जब मैं बड़ा हो रहा था तो हमारे छोटे कस्बे में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो लगातार रोती रहती थी कि उसकी मौत कैंसर से होगी। जहाँ तक मुझे याद है उसने अपने इस विश्वास को पाला पोसा और वह अपने हर छोटे मोटे काल्पनिक दर्द को कैंसर की शुरुआत मान लेती थी, जिसकी वह लंबे समय से उपेक्षा कर रही थी। मैंने देखा कि वह अपने सीने पर हाथ रखकर कहती थी, ओह मुझे यकीन है कि कैंसर जहाँ बढ़ रहा है। वह हमेशा अपने बाएं सीने पर हाथ रखती थी
जहां उसे कैंसर होने का यकीन था। यह अध्याय लिखते समय मुझे खबर मिली कि उस बूढ़ी औरत की मृत्यु बाएं स्तन के कैंसर से हुई है, ठीक उसी जगह जहां वह अपना डर बताते वक्त हाथ रखती थी। यदि सुझाव शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को कैंसर की परजीवी कोशिकाओं में बदल सकता है, तो क्या आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये रोगग्रस्त शारीरिक कोशिकाओं को खत्म करने और उनकी जगह पर स्वस्थ कोशिकाएं बनाने में कितना कुछ कर सकता है। यदि सुझाव के सिद्धांत के जरिए सादे पानी की बोतल खोलने पर लोगों के समूह को पिपरमेंट के तेल की खुशबू का यकीन दिलाया जा सकता है, तो क्या आप ये नहीं देख सकते हैं कि आपके हर वैध काम में इस सिद्धांत के सृजनात्मक इस्तेमाल की कितनी उल्लेखनीय संभावनाएं हैं। कुछ साल पहले एक अपराधी की मौत की सजा मिली। उसे मृत्यु दंड देने से पहले उस पर एक प्रयोग किया गया, जिससे ये बात निर्णायक रूप से साबित हो गई कि सुझाव के जरिए इंसान की जान भी ली जा सकती है। इस अपराधी को गिलोटीन तक लाया गया। उसकी आंखों पर पट्टी बांधने के बाद उसका सिर चाकू के नीचे रखा गया और एक भारी बोर्ड उसकी गर्दन पर गिराया गया, ताकि उसे उसी तरह का झटका लगे जैसा गिलोटीन से लगता है। फिर धीरे धीरे उसकी गर्दन पर गर्म पानी डाला गया और बहने दिया गया, ताकि उसे लगे कि गर्म खून निकल रहा है। 7 मिनट में डॉक्टरों ने अपराधी को मृत घोषित कर दिया। सुझाव के सिद्धांत के जरिए उसकी कल्पना ने तीखे नोक वाले बोर्ड को सचमुच गिलोटीन की ब्लेड में बदल दिया और उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया था। मानसिक उपचारक जितने भी रोगों का इलाज करते हैं, सुझाव के सिद्धांत के जरिए ही करते हैं। आजकल कई डॉक्टर कम दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़्यादा मानसिक सुझाव दे रहे हैं। मेरे ही परिवार के 2 सदस्य डॉक्टर हैं और उन्होंने मुझे जानकारी दी कि वह कुछ साल पहले के मुकाबले आज आटे की गोलियों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। एक चिकित्सक ने मुझे बताया कि उसके एक मरीज को सिर में भीषण दर्द हो रहा था, लेकिन उसे सिर्फ चंद मिनटों में ही राहत मिल गई, क्योंकि रोगी को यह विश्वास था कि उसे एस्पिरिन खिलाई गई है, जबकि दरअसल उसे सफ़ेद आटे की गोली खिलाई गई थी। सम्मोहन भी पूरी तरह से सुझाव के सिद्धांत के जरिए काम करता है। सामान्य विश्वास के विपरीत किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना सम्मोहित नहीं किया जा सकता। सच्चाई ये है कि सम्मोह का नहीं बल्कि सम्मोहित व्यक्ति का मन ही उस लक्षण को उत्पन्न करता है जिसे हम सम्मोहन कहते हैं। सम्मोहन करने वाला तो किसी व्यक्ति को सम्मोहित करने की दिशा में बस इतना कर सकता है कि वह उसके चेतन मन को प्रभावहीन कर दे और उसके बाद उसके अवचेतन मन तक अपने मन चाहे सुझाव पहुंचा दे। जब मन प्रभावहीन हो जाता है तो हमारे पास उस व्यक्ति के चेतन मन के पार जाने या उसके शक्तिहीन करने की शक्ति आ जाती है। हम इस विषय पर दोबारा लौटेंगे और चेतन मन को शक्तिहीन या निष्कर्षीय करने की कुछ विधियां बताएंगे। लेकिन आइए पहले इस विधि को समझ लें जिसके जरिए सम्मोहन उत्पन्न होता है। ये वर्णन एक सम्मोहनकर्ता के शब्दों में है। पहले तो मैं संबंधित व्यक्ति के साथ कई बार तो 1-2 घंटे तक सहानुभूतिपूर्वक उस समस्या के बारे में बातचीत करता हूँ जिसे वह हटाना चाहता है। जब मैं उसकी प्रबल प्रवृत्तियों या नियंत्रणकारी विचार से पूरी तरह परिचित हो जाता हूँ और सबसे बढ़कर उसका विश्वास हासिल कर लेता हूँ, तो इसके बाद मैं उसे एक आरामदेह मुद्रा में लिटा देता हूँ। फिर मैं उनसे आरामदेह बातचीत करता रहता हूँ जैसी कि नीचे बताई गई है। मेरी बातचीत का लक्ष्य ये रहता है कि उनकी आंखों और कानों पर नीरस प्रभाव पड़े। मैं चाहता हूँ कि आप इस हीरे को देखें या दिखाने के लिए कोई भी आरामदेह वस्तु चुन लें। सपने भरे गाफिल अंदाज में और सूनी भावहीन मुद्रा में इसे देखें। किसी चीज़ के बारे में ना सोचें, अपने मन को एकाग्र ना करें या इस पर अपनी निगाह केंद्रित ना करें। आंखों की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें ताकि इस वस्तु की आकृति धुंधली दिखें। इसे स्पष्टता से देखने की कोशिश ना करें। इसके बजाय हीरे के अंदर और इसके पार इस तरह देखें जैसे कि आप अपने और किसी दूर के दृश्य के बीच खड़े मृत्यु पेड़ को देखते हैं जिस पर आप मनन कर रहे हैं। कोई कोशिश ना करें, क्योंकि हम जैसी मानसिक अवस्था चाहते हैं उसे लाने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। यह ना सोचे कि क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला है। भयभीत, शंकालु या अविश्वासी ना बने। किसी चीज़ के घटित होने की इच्छा ना करें, ना ही ये देखें कि क्या हो सकता है।
ना ही अपने दिमाग में चलने वाली चीज़ों का विश्लेषण करें। कोई कोशिश ना करें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा नकारात्मक, आलसी और उदासीन बन जाएं। नींद आने के जाने पहचाने संकेतों की उम्मीद करें जो इंद्रियों तथा मस्तिष्क के शिथिल होने से जुड़े होते हैं। भरी पलकें, अनिच्छुक कान, मांसपेशी और त्वचा ताप, आंद्रता, भेदता के उत्पीन के प्रति उदासीन है। उनींदेपन की वह आनंददायक अनुभूति आपकी पलकों को झुका रही है और आपकी इंद्रियों को भुलक्कड़ बना रही है। आप आवेग के सामने झुक जाते हैं जब आपके ओर रंग व प्रकाश की बाहरी जगत के बीच पर्दा गिराए जाते हैं। आपकी इंद्रियां उनींदी हो जाती हैं। नींद का मतलब आंखों के लिए अंधेरा और कानों के लिए खामोशी है, और आपका कान ध्वनियों के प्रति खुद को बंद करके खामोशी हासिल करता है। मेरे शब्दों की ध्वनि में आपकी रुचि कम हो रही है। आपकी सारी ऊर्जा और संघर्ष एक रहस्यमय दूरी में फिसल रहा है। सुखद प्रभाव के प्रति समर्पण का कृतज्ञतापूर्ण एहसास, जिसका आप विरोध ना तो कर सकते हैं ना करेंगे, आप पर छा रहा है। यह आपके पूरे शरीर को अपने आगोश में ले रहा है और आप शारीरिक दृष्टि से खुश हैं। आपको ताजगी भरी नींद आने लगी है। अब तक दी गई सामग्री को पढ़कर आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि सम्मोहनकर्ता का पहला काम चेतन मन को शक्तिहीन करना है। चेतन मन से हमारा मतलब मन के उस खंड से है जिसका इस्तेमाल हम जागृत अवस्था में करते हैं। जब चेतन मन आंशिक रूप से या पूरी तरह से प्रभावहीन या निष्कर्षीय कर दिया जाता है, तो सम्मोहनकर्ता उस व्यक्ति के अवचेतन मन को सीधे सुझाव देकर उसे चालाकी से काम कराता है। अवचेतन मन से जो भी कहा जाता है यह उसे कर देता है। यह कोई सवाल नहीं पूछता, बल्कि 5 इंद्रियों के जरिए इस तक पहुंचने वाली इंद्रियां छवियों पर काम करता है। चेतन मन का तर्क जागृत घंटों के दौरान प्रहरी बनकर दृष्टि, गंध, स्वाद, स्पर्श और श्रवण के द्वारों की रक्षा करता है। लेकिन जिस पल हम सोते हैं या किसी कारण अर्धचेतन हो जाते हैं, यह प्रहरी निष्क्रिय हो जाती है। सम्मोहन की कई अलग अलग हदें हैं जिन तक किसी व्यक्ति को सुझाव के सिद्धांत से सम्मोहित किया जा सकता है। मंच पर प्रदर्शन करने वाले पेशेवर सम्मोहनकर्ता आमतौर पर व्यक्ति के मन पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लेते हैं और उनसे सभी तरह की विचित्र तथा गरिमाहीन हरकतें कराते हैं। इस सम्मोहन से काफी कमजोर सम्मोहन भी होता है जिससे लोगों को सम्मोहित व नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि सम्मोहन करने वाला यह बात नहीं जानता है। हम आपका ध्यान सम्मोहन की इस अधिक अदृश्य हद की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि इसी प्रकार के सुझावों का सबसे आम इस्तेमाल गैर पेशेवर लोग उन लोगों पर करते हैं जिन्हें वे नियंत्रित या प्रभावित करना चाहते हैं। चाहे सम्मोहित हो रहे व्यक्ति पूर्ण सम्मोहन में हो या केवल आंशिक रूप से प्रभावित हो, उनके मन में एक भाव होना अनिवार्य है, और यह है भोलाती विश्वास। पेशेवर हो या गैर पेशेवर, सम्मोहन करने वाले को इन लोगों के मन को निर्देशित या नियंत्रित करने से पहले उन्हें असाधारण विश्वास की अवस्था में लाना होता है। दूसरे शब्दों में, सुझाव के जरिए किसी मस्तिष्क को प्रभावित तभी किया जा सकता है जब उसे प्रभावहीन कर दिया जाए। अब हम उन विधियों के वर्णन पर आते हैं जिनसे मन को प्रभावहीन किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, हम आपको अब दिखाएंगे कि सुझाव के सिद्धांत का व्यवहारिक इस्तेमाल कैसे करें, लेकिन इससे पहले आपको ये चेतावनी दी जानी चाहिए कि इससे आपको सफलता या असफलता, खुशी या दुख कुछ भी मिल सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका कैसा इस्तेमाल करते हैं। मन को प्रभावहीन करने में से मेरा क्या मतलब है, इसका सर्वश्रेष्ठ वर्णन करने के लिए मैं एक प्रकरण बताना चाहूँगा जिससे मतलब ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा। कुछ साल पहले पुलिस ने कुख्यात बदमाशों के एक गिरोह को गिरफ्तार किया जो शिकागो शहर में अतीन्द्रिय या ज्योतिषी पार्लर चला रहे थे। नकली दुकानों की इस श्रृंखला का सरगना ब्रट्स के नाम का आदमी था। वह पैसे वाले अंधविश्वासी विश्वास करने वाले लोगों को फांसते थे जो इन दुकानों में अपना भाग्य पूछने आते थे ताकि उनसे धोखे से पैसे ऐंठे जा सके। वह मन को चालाकी से किस तरह बहकाते थे इसका वर्णन मैं करने जा रहा हूँ। नकली भाग्य बताने वाली इन दुकानों में एक की प्रभारी महिला या भविष्य दृष्टा
अपने ग्राहकों के राज जान लेती थी। वह पता लगा लेती थी कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनके पास किस तरह की दौलत है और इसी तरह की बाकी जानकारी। दरअसल ये जानकारी आसानी से मिल जाती थी। भाग्य बताने वाली दुकान में लोगों को कारोबार, प्रेम, स्वास्थ्य आदि के बारे में सलाह दी जाती थी। इस तरह वह लोग उपयुक्त शिकार चुनते थे और पूरी जानकारी हासिल करके अतीन्द्रिय ट्रस्ट के मुखिया श्री ब्रड्स्के तक पहुंचा देते थे। सबसे उपयुक्त अफसर वह भविष्य दृष्टा अपने शिकार को सलाह देती थी कि वह किसी व्यवसायी से परामर्श ले जिस पर यह विश्वास किया जा सके कि वह षड्यंत्र रचने वाले परिवारजनों के पूर्व ग्रहों से मुक्त होगा। साथ ही वह ये भविष्यवाणी भी करती थी कि ऐसा व्यक्ति शिकार को जल्दी ही मिलने वाला है। निश्चित रूप से जल्दी ही ब्रड्स्के भी उसी नकली भाग्य बताने वाली दुकान में आते थे और मैडम भविष्य दृष्टा से निवेश और व्यवसाय के बारे में सलाह लेते थे। विशुद्ध संयोग से शिकार का उनसे परिचय करा दिया जाता था। शिकार को भविष्य दृष्टा गोपनीय अंदाज में बताती थी। वह बहुत पैसे वाले आदमी हैं। इसके बाद वह ये जानकारी भी देती थी कि वह बड़े दिल वाले व्यक्ति हैं जिन्हें कारोबार में सफलता हासिल करने में, दूसरे लोगों की मदद करने में खुशी होती थी। श्री ब्रड्स्के की पोशाक बेदाग रहती है और वह दौलतमंद व अमीर दिखते हैं। वह शिकार से मिलते हैं, सुखद बातचीत करते हैं और श्री मॉर्गन बिल्ट के साथ एक महत्वपूर्ण मुलाकात करने के लिए जल्दी चले जाते हैं। अगली बार जब शिकार नकली भाग्य बताने वाली दुकान में आता है तो वह श्री ब्रड्स्के को अमीर श्री वाटर मॉर्गन के साथ अपॉइंटमेंट के लिए अभी जाते देखता है। वह जल्दी से बाहर जाते हैं और शिकार के प्रति बहुत कम सम्मान दिखाते हैं। यह नाटक कई बार दोहराया जाता है जब तक कि शिकार का सारा संकोच या शंका खत्म नहीं हो जाती और वह ये महसूस नहीं करने लगता कि श्री ब्रड्स्के काफ़ी व्यस्त इंसान है और उनके पास दूसरों को देने के लिए बहुत कम समय है। अंत में जब शिकार छल कपट के पहले पायदान के पार चला जाता था और ये महसूस कराया जाता था कि श्री ब्रड्स्के का डिनर आमंत्रित मिलना बहुत सम्मान और सौभाग्य की बात होगी, तो इसके बाद ऐसा आमंत्रण दे दिया जाता था। शिकार को सबसे अभिजाज्य क्लब या सबसे शानदार कैफे में ले जाया जाता था और इतना बढ़िया डिनर कराया जाता था जिसमें सामान्य तौर पर एक पूरे हफ्ते की आजीविका से ज़्यादा खर्च आता। बिल मेजबान श्री ब्रड्स्के चुकाते थे जिनका परिचय जज अमूक के रूप में दिया जाता था और जिनके पास स्पष्ट रूप से ढेर सारा पैसा था और वह इसके संग्रह से दूर भाग रहे थे। श्री ब्रड्स्के के अंदर की जेब में एक कार्ड इंडेक्स है जिसमें शिकार की हर कमजोरी, हर विचित्र आदत, हर संक विस्तार से लिखी है, जिसका सटीकता से विश्लेषण किया जा चुका है। अगर वह कुत्तों का प्रेमी है तो यह तथ्य भी प्रमाणित किया जा चुका है। अगर वह घोड़ों से प्रेम करता है तो यह तथ्य भी प्रमाणित किया गया है। खेल शुरू हो चुका है। मिसाल के तौर पर अगर शिकार को घुड़सवारी से प्रेम है तो भद्र, अमीर और सज्जन श्री ब्रड्स्के ये सुनिश्चित करेंगे कि उनका अच्छी नस्ल का घोड़ा शिकार के लिए उपलब्ध रहे। अगर शिकार कार चलाने का शौकीन है तो मधुरभाषी श्री ब्रड्स्के की पैकर्ड दरवाजे पर इंतजार कर रही होगी। मनोरंजन का ये प्रकार शिकार की रुचियों के हिसाब से बदल जाता था और इसका खर्च हमेशा अब विश्वसनीय मित्र श्री ब्रड्स्के द्वारा उठाया जाता था। यह नीति तब तक चलती थी जब तक कि शिकार का मन पूरी तरह से प्रभावहीन नहीं हो जाता था, यानी जब तक वह किसी भी घटना, कथन या सुझाव के प्रति शंका महसूस करना पूरी तरह से नहीं छोड़ देता था। शिकार को अब मधुरभाषी श्री ब्रड्स्के पर पूरा भरोसा हो चुका है और ये सब सिर्फ संजोगवश हुई मुलाकात का नतीजा है। कुछ मामलों में श्री ब्रड्स्के 6 महीनों तक अपने शिकार के साथ खेलते थे और वार करने के उपयुक्त अवसर का इंतजार करते थे और फिर खेल सैकड़ों, यहाँ तक कि हजारों डॉलरों तक बढ़ जाता था। जो प्रकरण रोशनी में आए उनके विवरणों के अनुसार ब्रड्स्के के कुछ शिकारों ने तो उनकी सलाह पर बॉक्स कंपनियों में निवेश के लिए 50,000 से ज़्यादा डॉलर दिए। कई बार ऐसा उनकी इस सामान्य टिप्पणी पर किया गया कि उन्होंने ऐसे कारोबार में निवेश किया था जिससे उन्हें बहुत फायदा हो रहा था। एक मौके पर तो उन्होंने बात बात में $10,000 का डिविडेंड चेक दिखाया जो उसे किसी नकली कॉरपोरेशन में सिर्फ $20,000 के निवेश के बदले मिला था। ध्यान दें, ब्रड्स्के इतने चतुर थे कि
वह इनमें से किसी बॉक्स कंपनी में निवेश करने के लिए अपने शिकारों को नहीं मनाते थे। वह मानव स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वे तो कभी कभार जानकारी देने में थोड़े लापरवाह हो जाते थे, जिसे शिकार आसानी से समझ सके और उसका इस्तेमाल कर सके। सुझाव सीधी सीधी मांग या आग्रह से ज़्यादा प्रभावी होता है। सूक्ष्म सुझाव में अद्भुत शक्ति होती है और दौलतमंद श्री ब्रड्सके इसका इस्तेमाल करना अच्छी तरह जानते थे। एक मौके पर तो उनकी शिकार, एक बूढ़ी महिला, उन पर इतना ज़्यादा विश्वास करने लगी कि वह बैंक से भारी रकम निकालकर श्री ब्रड्सके के पास पहुंच गई और उन्हें मनाने लगी कि वह महिला की तरफ से इस पैसे का निवेश कर दे। ब्रड्सके ने उस महिला का प्रस्ताव ठुकराते हुए कहा कि उनके खुद के पास थोड़ा पैसा रखा है जिसका वह निवेश करना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त निवेश का कोई अच्छा अवसर मौजूद नहीं है। श्री ब्रड्सके ने उस महिला को इसलिए वापस भेजा क्योंकि वह उसे ज़्यादा बड़े दाव के लिए फंसा रहे थे। वह जानते थे कि उस महिला के पास कितना ज़्यादा पैसा था और वह सारा पैसा हड़पने का इरादा रखते थे। इसलिए कुछ दिनों बाद उस महिला को सुखद हैरानी हुई जब श्री ब्रड्सके ने उसे फ़ोन किया कि उनके एक बहुत खास मित्र की बदौलत महिला को बहुत मूल्यवान कंपनी के निश्चित हिस्से में निवेश करने का अवसर संभवतः मिल सकता है, बशर्ते वह पूरा हिस्सा ले सके। वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि यह हिस्सा महिला को मिल ही जाएगा, लेकिन वह कोशिश कर सकती है। महिला ने कोशिश की। उसका पैसा 1 घंटे बाद ही ब्रड्सके के अंदर की जेब में पहुंच गया था। इन विवरणों से आप समझ गए होंगे कि मन को प्रभावहीन करने का क्या मतलब है। मन को प्रभावहीन करने और इसे किसी सुझाव को स्वीकार करने तथा उस पर काम करने को विवश करने के लिए बस इतनी ही जरूरत होती है कि सामने वाला इंसान बहुत विश्वास करता हो या सामान्य से ज़्यादा भोला हो। जाहिर है किसी व्यक्ति के मन को प्रभावहीन करने और हमारे मन चाहे सुझाव के बीज पाने के लिए तैयार करने के हजारों तरीके हैं। उन्हें गिनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि अब अपने खुद के अनुभव से सारा व्यवहारिक ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं जिसकी जरूरत आपको इस सिद्धांत पर अमल करने के लिए है। कुछ प्रकरणों में किसी व्यक्ति के मन को महीनों तक तैयार करने की जरूरत हो सकती है ताकि वह आपके सुझाव के बीज को विश्वास के साथ ग्रहण कर ले। कई मामलों में चंद मिनट या चंद सेकंड ही काफ़ी हो सकते हैं। इस तथ्य को जान लें और मान लें कि आप उस व्यक्ति के मन को प्रभावित नहीं कर सकते जो आपके प्रति शत्रुतापूर्ण हो या जिसका आप पर भरोसा ना हो। इसलिए चाहे आप उपदेश दे रहे हो, सामान बेच रहे हो या जूरी के सामने मुकदमा लड़ रहे हो, सबसे पहला कदम यह है कि आप जिसे भी प्रभावित करना चाहते हैं उसका विश्वास हासिल करें। शेक्सपियर के नाटक में सीजर को दफनाते समय मार्क एंटोनी का उल्लेखनीय भाषण पढ़ें। उसमें आपको दिख जाएगा कि मार्क एंटोनी ने हमारे बताए इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके किस तरह एक शत्रुतापूर्ण भीड़ को पूरी तरह निरस्तर कर दिया था। आइए हम इस अद्भुत भाषण की शुरुआत का विश्लेषण करें, क्योंकि इसमें आपको व्यवहारिक मनोविज्ञान का एक अनमोल सबक मिल सकता है। ब्रूटस ने भीड़ को बता दिया है कि उसने सीजर को क्यों मारा था और भीड़ ब्रूटस के पक्ष में हो गई थी। सीजर का मित्र मार्क एंटोनी अब मंच पर अपनी दलील देने जाते हैं। भीड़ शुरुआत में एंटोनी के खिलाफ है। इसके अलावा भीड़ ये उम्मीद कर रही है कि वह ब्रूटस का विरोध करेंगे और उन पर हमला करेंगे, लेकिन मार्क एंटोनी चतुर मनोवैज्ञानिक हैं, इसलिए वे ऐसा कुछ नहीं करते हैं। वह कहते हैं, मित्रों, रोमवासियों, देशवासियों, मेरे शब्दों पर गौर करें। मैं सीजर की प्रशंसा करने नहीं बल्कि उसे दफनाने आया हूँ। भीड़ ये उम्मीद कर रही थी कि वह अपने मित्र सीजर की प्रशंसा करने आए थे, लेकिन वे ऐसा तब तक नहीं करना चाहते थे जब तक कि भीड़ का मन प्रभावहीन ना हो जाए और उनकी बात को अनुकूल ढंग से ग्रहण करने को तैयार ना हो। मार्क एंटोनी का भाषण जिस योजना पर बना था, अगर वह उल्टा जाता और अगर वह शुरुआत में ही व्यंग्यपूर्ण अंदाज से ब्रूटस को एक सम्मानित व्यक्ति कहते तो संभवतः भीड़ उनकी हत्या कर देती। मैं एक बहुत ही योग्य और सफल वकील को जानता हूँ। जूरी को संबोधित करते समय यह वकील भी उसी मनोविज्ञान का इस्तेमाल करता है जिसका इस्तेमाल मार्क एंटोनी ने किया था। मैंने एक बार उसे जूरी से ऐसी बातें करते सुना जिससे कुछ मिनट तक तो मुझे लगा कि वह या तो शराब पीकर आया है या फिर अचानक उसका दिमागी संतुलन हिल गया है। उसने अपने विरोधियों के गुणों की प्रशंसा करके शुरुआत की। जाहिर है वह अपने मुवक्किल के खिलाफ उनके मुकदमे को मजबूत कर रहा था।
उसने यह कहकर शुरुआत की, जूरी के सज्जनों, मैं आपको चौंकाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इस प्रकरण से जुड़े कुछ बिंदु मेरे मुवक्किल के खिलाफ हैं। और फिर वह उनमें से हर बिंदु की ओर ध्यान आकर्षित करने लगा। जब वह कुछ समय तक इसी तर्ज में बोलता रहा तो फिर वह अचानक रुका और गहरे नाटकीय अंदाज में बोला, लेकिन दूसरा पक्ष इस प्रकरण के बारे में ये कहता है। अब जब हम जान गए हैं कि उनकी दलीलें क्या है, तो आइए हम इस प्रकरण के दूसरे पक्ष पर निगाह डालते हैं। इसके बाद यह वकील उस यूरी के मन के साथ उसी तरह खेलता रहा जैसे कोई वायलिन वादक अपने वाद्य यंत्र के तारों के साथ खेलता है, और नतीजा ये हुआ कि 15 मिनट के भीतर जूरी के आधे से ज़्यादा सदस्यों की आंखों में आंसू आ गए थे। अपने भाषण के अंत में वह अपनी सीट से लुढ़क गया, जैसे भावनाओं के सलाह में निढाल हो गया हो। जूरी अंदर गए और आधे घंटे से भी कम समय में लौटकर उन्होंने मेरे वकील मित्र के पक्ष में फैसला सुना दिया। अगर इस वकील ने अपने विरोधी की दलील की कमियां बताकर शुरुआत की होती और जूरी के सामने अपनी खूबियों का व्याख्यान करने लगता, तो निस्संदेह वह हार जाता। लेकिन जैसा मुझे बाद में पता चला, यह वकील शेक्सपियर का बड़ा प्रशंसक था। उसने अपने लगभग सभी मुकदमों में मार्क एंटोनी वाले मनोविज्ञान का इस्तेमाल किया था, और कहा जाता है कि वह अपने समुदाय में किसी दूसरे वकील की तुलना में कम मुकदमे हारा था। इसी सिद्धांत का इस्तेमाल सफल सेल्स पीपुल भी करते हैं। वह न सिर्फ अपने प्रतिस्पर्धा को गिराने से परहेज करते हैं, बल्कि प्रतिस्पर्धा की जोरदार प्रशंसा करने की भी कोशिश करते हैं। किसी को भी खुद को माहिर सेल्स पीपुल नहीं मानना चाहिए जब तक कि वह मार्क एंटोनी वाले मनोविज्ञान में माहिर ना हो जाए और इसे लागू करना ना सीख ले। यह भाषण सेल्समैनशिप के बारे में लिखे गए महानतम सबकों में से एक है। अगर कोई सेल्स पर्सन कोई बिक्री गवाता है, तो इस बात की संभावना 99 में से एक है कि उसने संभावित खरीदार के मन को सही तरीके से तैयार न कर पाने के कारण इसे गवाया है। बिक्री हासिल करने की कोशिश में बहुत ज़्यादा समय खर्च करने में इसे गवाया है, और अंतिम उत्कर्ष तक कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुंचने की कोशिश में इसे गवाया है। सफल सेल्स पर्सन को खरीदार के मन को इस तरह तैयार करना चाहिए कि वह सवाल या प्रतिरोध किए बिना उनका सुझाव ग्रहण कर लें। मानव मन जटिल है। इसका एक लक्षण ये तथ्य है कि अवचेतन खंड तक पहुंचने वाली सभी छवियां कुछ समूहों में दर्ज की जाती हैं। जानी सामंजस्य में रहने वाली और करीबी रूप से जुड़ी छवियां एक समूह में रहती हैं। इसी कारण जब इनमें से किसी एक छवि को चेतना में लाया जाता है, तो इसके साथ जुड़ी बाकी सभी छवियां सामने आ जाती हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के मन में शक पैदा करने वाला कोई भी ऐसा एकमात्र कार्य या शब्द शक पैदा करने वाले उसके तमाम अनुभवों को उसके चेतन मस्तिष्क में जगाने के लिहाज से प्राप्त है। संगठन के नियम के अनुसार सभी समान भावनाएं, अनुभव या मस्तिष्क तक पहुंचने वाले, महसूस किए जाने वाले विचार एक साथ दर्ज होते हैं, जिससे कि किसी एक की स्मृति जगने से अन्य तमाम बातों की उभरने की प्रवृत्ति होती है। एक छोटा सा कंकड़ पानी में फेंकने पर लहरें बनाने लगता है, जो तेजी से कई गुना होती जाती है। इसी तरह किसी एक छवि को जागृत करने पर अवचेतन मन उसके साथ जुड़ी सभी सामंजस्यपूर्ण भावनाओं या इंद्रियगत छवियों को चेतना में ले आता है, जिनका इसने संग्रह कर रखा है। किसी व्यक्ति के मन में शंका का भाव जगाने पर क्या होगा? इससे शंका उत्पन्न करने वाला एक अनुभव जागृत हो जाएगा जो उस व्यक्ति को कभी हुआ है। इसलिए सफल सेल्समैन अपने संभावित ग्राहकों को शंका की छवियों की श्रृंखला से दूर रखते हैं। योग्य सेल्समैन लंबे समय से जानते हैं कि किसी प्रतिस्पर्धा को नीचे गिराने की वजह से खरीदार की चेतना मन में कुछ नकारात्मक भाव आ सकते हैं, जिससे सेल्समैन के लिए उस खरीदार के मन को प्रभावहीन करना असंभव हो सकता है। यह सिद्धांत मानव मन के हर भाव और हर इंद्रिय छवि पर लागू होता है तथा इसे नियंत्रित करता है। मिसाल के तौर पर डर का भाव लें। जिस पल हम डर से जुड़े एक भी भाव को चेतन मन में पहुंचने की अनुमति देते हैं, यह अपने साथ अपने तमाम अप्रिय संबंधियों को लेकर चला जाता है। जब तक चेतन मन में डर का भाव है, तब तक साहस का भाव वहां नहीं आ सकता है। एक के जाने पर ही दूसरा आ सकता है। वह एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि वह सामंजस्य में नहीं है। चेतन मन में रहने वाला हर विचार दूसरे सामंजस्यपूर्ण या समृद्ध विचारों को आकर्षित करता है। इसलिए चेतन मन के प्रबल भावों, विचार और भावनाओं को सहयोगी सेना का समर्थन मिलता है, जो उनके काम में सहायता करने को तैयार खड़ी रहती है।
सुझाव के सिद्धांत के जरिए अपने मन में किसी काम में सफल होने की महत्वाकांक्षा रख दें, फिर आप देखेंगे कि आप अपने आप सुप्त योग्यता जागृत हो गई और शक्ति बढ़ गई है। सुझाव के सिद्धांत के जरिए किसी बच्चे के मन में सफल वकील, डॉक्टर, इंजीनियर या उद्यमी बनने की महत्वाकांक्षा का बीज बो दें। इसके बाद अगर आप तमाम विपरीत प्रभावों को दूर रखें तो आप देखेंगे कि वह बच्चा मनचाहे लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। सुझाव के जरिए वयस्कों को के बजाय बच्चों को प्रभावित करना ज़्यादा आसान होता है। इसका कारण यह है कि किसी बच्चे के मन को प्रभावहीन करने से ज़्यादा विरोधी प्रभाव नहीं तोड़ने पड़ते हैं और बच्चे वयस्कों की तुलना में स्वाभाविक रूप से अधिक भोले व विश्वासी होते हैं। संगठन और प्रबंधन के क्षेत्रों में सफलता का महान राजमार्ग सुझाव के सिद्धांत की बुनियाद पर बना है। जो सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, मैनेजर या प्रेसिडेंट इस सिद्धांत को नहीं समझता है या इसका इस्तेमाल नहीं करता है, वह प्रभावित करने वाली सबसे प्रबल शक्ति से खुद को वंचित रख रहा है। मैं एक बहुत ही काबिल और कुशल मैनेजर को जानता था जिन्होंने अपने स्टाफ के किसी सदस्य की कभी आलोचना नहीं की। इसके विपरीत वह उन्हें लगातार याद दिलाते थे कि वह कितना अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कर्मचारियों के बीच जाने, वहां रुकने और उनके कंधों पर हाथ रखकर उनकी प्रशंसा करने की आदत डाल ली। वे बार बार कहते थे कि उनका काम बेहतर हो गया है, चाहे कर्मचारी का काम कितना ही कमजोर हो। इस मैनेजर ने उन्हें कभी नहीं फटकारा। सुझाव के सिद्धांत के जरिए वह अपने कर्मचारियों के मन में यह विचार रख देते थे कि वह बेहतर बन रहे हैं। कर्मचारी सुझाव ग्रहण कर लेते थे और उन पर इसका तुरंत असर होता था। एक दिन मैनेजर एक कर्मचारी के काम की बेंच के पास रुके, जिसका रिकॉर्ड दिखा रहा था कि उसके काम की संख्या घटती जा रही थी। यह आदमी उजरती काम करता था। उस आदमी के कंधे पर हाथ रखकर वह बोले, जिम, मुझे यकीन है कि पिछले सप्ताह के मुकाबले तुम काफ़ी बेहतर काम कर रहे हो। तुम दूसरे लोगों को गति की अच्छी मिसाल दे रहे हो। मुझे ये देखकर खुशी हुई। करते रहो मेरे लड़के, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। यह दोपहर 1 बजे के करीब हुआ। उस रात जिम के रिकॉर्ड ने दिखाया कि उसने पिछले दिन के मुकाबले 25% ज़्यादा काम कर दिया था। अगर किसी को संदेह है कि सुझाव के सिद्धांत के जरिए चमत्कार नहीं किए जा सकते, तो ऐसा इसलिए है कि उसने सिद्धांत को समझने के लिए इसका पर्याप्त समय तक अध्ययन नहीं किया है। क्या आपने कभी गौर किया है कि दोस्ताना, उत्साही, जोशीले, बातूनी, क्या खूब मिले किस्म का व्यक्ति ज़्यादा गंभीर व्यक्ति के बजाय लीडर के रूप में बेहतर तालमेल दिखाता है? निश्चित रूप से आपने गौर किया होगा कि चिड़चिड़ा, रूखा, संवादहीन किस्म का व्यक्ति लोगों को आकर्षित करने या उन्हें प्रभावित करने में कभी सफल नहीं होता। सुझाव का सिद्धांत लगातार काम करता है, चाहे हम इस बारे में जागरूक हो या ना हो। इस सिद्धांत के जरिए जो गुरुत्वाकर्षण के नियम जितना ही अटूट है, हम अपने चारों ओर के लोगों को लगातार प्रभावित कर रहे हैं और वे हमारे द्वारा प्रसारित भावों को सोख रहे हैं तथा इन भावों को अपने हर काम में प्रतिबिंबित कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपने गौर किया होगा कि एक असंतुष्ट व्यक्ति दूसरों पर भी असंतुष्टि की छाया डाल देता है। उपद्रवी या मुश्किलें खड़ी करने वाला एक अकेला व्यक्ति पूरी कार्यशक्ति को अस्त व्यस्त कर सकता है और जल्द ही उनकी सेवाओं को निरर्थक कर सकता है। दूसरी तरफ एक खुशमिजाज, आशावादी, वफादार और उत्साही व्यक्ति पूरे संगठन को प्रभावित कर सकता है और उसमें यही भाव भर सकता है। चाहे हम ये बात जानते हों या ना जानते हों, हम लगातार अपने भावनाएं और विचार दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। ज़्यादातर मामलों में हम यह काम अवचेतन रूप से कर रहे हैं। अगले सबक में हम बदले के नियम के जरिए सुझाव के इस महान सिद्धांत का चेतन इस्तेमाल करना सिखाएंगे। अगले पाठ में हम आपको बताएंगे कि मन को प्रभावहीन कैसे करें और सुझाव के सिद्धांत की मदद से लोगों से अपने पूर्ण सामंजस्य में काम कैसे कराएं। इस पाठ में आपने मनोविज्ञान के एक प्रमुख सिद्धांत यानी सुझाव के बारे में सीखा। आपने सीखा कि इस सिद्धांत का लाभ उठाने के लिए 2 कदम उठाने होते हैं, जो ये हैं। पहला, आपको सामने वाले के मन को प्रभावहीन करना होगा। इसके बाद ही आप सुझाव के जरिए उन विचारों से प्रभावित कर सकते हैं जो आप वहां बोलना चाहते हैं। दूसरे, किसी मन को प्रभावहीन करने के लिए आपको उस व्यक्ति के मन में सामान्य से ज़्यादा विश्वास उत्पन्न करना होगा। वह व्यक्ति सौभाग्यशाली है जिसने अहंकार और आत्म अभिव्यक्ति की इच्छा को इस हद तक नियंत्रण कर लिया है कि वह विचार तो दूसरों तक पहुंचा देता है, लेकिन इस बात पर जोर नहीं देता कि ये विचार उसके हैं।
वह ये नहीं कहता कि मिस्टर स्मिथ, मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताना चाहूँगा जिसे आप नहीं जानते। इसके बजाय वह ये कहकर बात शुरू करता है, जैसा कि आप जानते ही हैं मिस्टर स्मिथ, क्योंकि वह सुझाव के सिद्धांत का इस्तेमाल करना जानता है। मेरी पहचान का एक बहुत चतुर और योग्य सेल्समैन है। वह अपने संभावित खरीदारों तक पहुंचाई गई जानकारी का श्रेय शायद ही कभी लेता था। वह हमेशा यही कहता था, जैसा आप पहले से ही जानते हैं, आदि आदि। कुछ लोग अपने श्रेष्ठ ज्ञान से हमें प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। यह कोशिश एक नकारात्मक अवरोध बन जाती है और हमारे मन को प्रभावहीन करने की प्रक्रिया में बाधक बन जाती है। हमारे मन को प्रभावहीन करने के बजाय ऐसे लोग हमें अपना विरोधी बना रहे हैं और हमें प्रभावित करने में सुझाव के सिद्धांत की कार्यविधि को असंभव बना रहे हैं। इस पाठ के लिए उपयुक्त अंत में मैं डॉक्टर हेनरी आर रोज द्वारा लिखित लेख द माइंड डॉक्टर एट वर्क का उद्धरण देना चाहूँगा। ये सुझाव की सबसे स्पष्ट व्याख्या है जो मैंने कभी देखी है और ये उन बातों की पूरी तरह पुष्टि करती हैं जिन्हें मैंने अपने शोध में पाया है। ये लेख मेरी नज़रों में सुझाव की शक्ति पर सबसे अच्छा सबक है। अगर मेरी पत्नी मर जाती है तो मैं ईश्वर पर विश्वास करना छोड़ दूंगा। उसकी पत्नी को निमोनिया हो गया था और जब मैं उसके घर पहुंचा तो उसने इस तरह मेरा अभिवादन किया। मुझे उस महिला ने बुलाया था। डॉक्टर ने उससे साफ कह दिया था कि वह ठीक नहीं हो सकती। वह अपने पति और दोनों लड़कों को अपने पास बुलाकर उनसे विदा ले चुकी थी। फिर उस आदमी ने कहा कि वह अपने पादरी को यानी मुझे भी बुला ले। पति सामने वाले कमरे में सुबक रहा था और बेटे अपने पिता को ढांढस बंधाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मैं उसकी पत्नी से मिलने गया। उसे सांस लेने में मुश्किल आ रही थी और नर्स ने मुझे बताया कि वह बहुत निराश थी। मैंने जल्दी ही पाया कि श्रीमती एन ने मुझे इसलिए बुलाया था कि उसके जाने के बाद मैं उसके बच्चों का ध्यान रखूं। इस पर मैंने उससे कहा, आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप मरने नहीं वाली हैं। आप हमेशा शक्तिशाली और स्वस्थ रही हैं और मुझे नहीं लगता ईश्वर ये चाहता है कि आप मर जाएं और अपने बेटों को मेरे या किसी दूसरे के हवाले कर जाएं। मैंने उससे इसी तर्ज पर बातचीत की और फिर 103वां भजन पढ़ा। मैंने एक प्रार्थना भी की जिसमें मैंने उसे मरने के बजाय अच्छा होने के लिए तैयार किया। मैंने उससे कहा कि वह ईश्वर पर भरोसा करे और अपना मन तथा इच्छा शक्ति मरने के हर विचार के खिलाफ लगा दे। फिर मैं उसके पास से उठा और बोला कि मैं चर्च की आराधना के बाद फिर आऊँगा। ये रविवार सुबह की बात थी। मैं उस दोपहर दोबारा गया। उसका पति मुस्कुराते हुए मिला। उसने कहा कि जैसे ही सुबह मैं घर से लौटा था उसकी पत्नी ने उसे और लड़के को कमरे में बुलाकर कह दिया था, डॉक्टर रोज कहते हैं कि मैं अच्छी होने जा रही हूँ और सचमुच ऐसा ही होगा। वह अच्छी हो गई, लेकिन इसका कारण क्या था? दो बातें, मेरा सुझाव और उसका आत्मविश्वास। मैं ठीक समय पर पहुंचा था और मुझ में उसका विश्वास इतना ज़्यादा था कि मैं उसमें विश्वास प्रेरित कर सकता था। उसके विश्वास ने ही पलड़े को झुका दिया था और उसे निमोनिया से उबार लिया था। कोई भी दवा निमोनिया का इलाज नहीं कर सकती। चिकित्सक ये मानते हैं निमोनिया के कई प्रकरण रहे हैं जहाँ कोई चीज़ इलाज नहीं कर सकती। हम सभी दुखद रूप से इस बात से सहमत हैं, लेकिन इस प्रकरण की तरह ही कई बार मन पर सही तरह से काम करने से हवा का रुख बदल जा सकता है। जब तक जीवन है तब तक आशा है, लेकिन आशा सर्वोच्च होनी चाहिए। एक और उल्लेखनीय प्रकरण, एक चिकित्सक ने मुझसे श्रीमती एच से मिलने को कहा। उसने कहा कि उसमें कोई शारीरिक गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन वह कुछ खाती ही नहीं थी। वह अपने पेट में कोई चीज़ रोक कर नहीं रख सकती। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद उसने खाना छोड़ दिया और वह धीरे धीरे भूखी मर रही थी। मैं उससे मिलने गया और सबसे पहले तो ये पाया कि उसे धर्म पर विश्वास नहीं था। उसने ईश्वर पर विश्वास खो दिया था। मैंने ये भी पाया कि भोजन रोक कर रखने की अपनी शक्ति में भी उसे विश्वास नहीं था। मेरी पहली कोशिश ये थी कि सर्वशक्तिमान में उस महिला के विश्वास को पुनर्जीवित किया जाए और उसे ये विश्वास दिलाया जाए कि ईश्वर उसके साथ है और वह उसे शक्ति देगा। फिर मैंने उसे बताया कि वह कुछ भी खा सकती है। वह मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी, इसलिए मेरी कही बात का उस पर गहरा असर हुआ। उसी दिन वह खाने लगी। वह 3 दिन में बिस्तर से उठ गई, जो हफ्तों बाद हुआ था। आज वह सामान्य जीवन जी रही है। यह किस वजह से हुआ? उन्हीं शक्तियों की वजह से जो पहले वाले प्रकरण में उत्तरदायी थी, बाहरी सुझाव और अंदरूनी विश्वास।
ऐसा समय होता है जब रोगी मन शरीर को भी रोगी बना देता है। ऐसे समय किसी ज्यादा शक्तिशाली मन की जरूरत होती है जो इसे दिशा देकर और खास तौर पर आत्मविश्वास भरकर इसका उपचार कर दे। इसे सुझाव कहा जाता है। इसका मतलब है अपना विश्वास और शक्ति किसी दूसरे तक पहुंचाना, वह भी इतनी शक्ति से कि सामने वाला आपकी बात पर यकीन कर ले और आपका मनचाहा काम करे। जरूरी नहीं है कि ये सम्मोहन से ही किया जाए। जब रोगी पूरी तरह जागृत और तार्किक हो तब भी आप अद्भुत नतीजे हासिल कर सकते हैं। उन्हें आप पर भरोसा होना चाहिए और आपको उनके विरोधी तर्क पर व प्रश्नों पर पूरी तरह से मुकाबला करने और उन्हें उनके विचारों से पूरी तरह बाहर निकालने के लिए मानव मन की कार्यविधि का ज्ञान होना चाहिए। हम में से हर व्यक्ति ऐसा उपचारक बन सकता है और अपने साथियों की मदद कर सकता है। अब ये पुरुषों और महिलाओं का कर्तव्य है कि वह मन की शक्ति पर कुछ सर्वश्रेष्ठ पुस्तक पढ़े और वह आश्चर्यजनक और प्रशंसनीय चीज़ों के बारे में जाने जो मन लोगों को स्वस्थ रखने या स्वस्थ करने के लिए कर सकता है। हम देखते हैं कि गलत सोच लोगों का कितना बुरा करती है, जहाँ तक कि उन्हें पूरी तरह पागल बना देती है। क्या ये सही समय नहीं है कि हम ये जान लें कि सही सोच कितनी अच्छी चीज़ें कर सकती है और इसमें केवल मानसिक विकारों का इलाज करने की ही शक्ति नहीं होती बल्कि शारीरिक रोगों का इलाज करने की भी शक्ति होती है। मैं नहीं कहता कि मन हर चीज कर सकता है। कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है कि कुछ प्रकार के कैंसरों का इलाज सोच या विश्वास किसी मानसिक या धार्मिक प्रक्रिया द्वारा हुआ है। मैं खुद को अपराधी महसूस करूंगा यदि मैं किसी पाठक को ये विश्वास दिलाऊं कि वह इस भीषण रोग के पहले लक्षण को नजरअंदाज करे और मानसिक सुझाव द्वारा इसे उभरने की सोचे। लेकिन मन कई प्रकार के मानव रोगों के साथ इतना कुछ कर सकता है कि हमें इस पर उससे ज्यादा विश्वास करना चाहिए जितना हम करते हैं। मिस्र अभियान के दौरान नेपोलियन अपने सैनिकों के बीच गए जो प्लेग से सैकड़ों की तादाद में मर रहे थे। उन्होंने उनमें से एक को स्पर्श किया और दूसरे को उठाया ताकि सैनिकों में दहशत ना फैले, क्योंकि ये भयंकर रोग कल्पना से भी उतना ही फैलता था जितना किसी दूसरे तरीके से। गेटे हमें बताते हैं कि वह घातक बुखार से पीड़ित लोगों के बीच गए लेकिन उन्हें कभी इसका संक्रमण नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखा। ये दिग्गज कोई ऐसी चीज जानते थे जो अब हमें धीरे धीरे पता लग रही है। आत्म सुझाव की शक्ति, इसका मतलब है कि हम ये विश्वास करके खुद को प्रभावित करते हैं कि हमें कोई बीमारी ना हो। सब चालित मन के कार्य प्रणाली के बारे में कोई चीज है जो रोगाणुओं से ऊपर उठती है और उनकी अवहेलना करती है, बशर्ते हम उनसे डरने का विचार को ना आने दें। जब हम बीमारों के पास, संक्रामक रोगियों के पास भी जाने पर कोई नकारात्मक विचार नहीं करें। कल्पना निश्चित रूप से किसी इंसान की जान ले सकती है। ऐसे लोगों के प्रमाणिक प्रकरण हैं जो सचमुच मर गए थे क्योंकि उन्होंने कल्पना की थी उनकी गर्दन की नस पर कोई चाकू फेरा गया था, जबकि दरअसल बर्फ के टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया था और पानी टपकाया गया था ताकि उसकी आवाज़ सुनकर वह ये कल्पना करे कि खून बाहर निकल रहा था। प्रयोग शुरू करने से पहले उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। आप सुबह चाहे जितना अच्छा महसूस करें, लेकिन अगर आपसे मिलने वाला हर व्यक्ति आपसे कहे आप कितने बीमार दिखते हैं, तो कुछ ही समय में आप बीमार महसूस करने लगेंगे। अगर ये चीज़ दिन भर होती रहे तो रात को घर लौटने पर आपकी हालत खस्ता होगी और आप डॉक्टर को दिखाने भी जा सकते हैं। कल्पना या आत्म सुझाव में इतनी घातक शक्ति होती है तो याद रखने वाली पहली बात यह है कि आपकी कल्पना आपके साथ बहुत सी चालें चल सकती है, इसलिए आपको अपनी सुरक्षा के बारे में सजग रहना चाहिए। खुद को ये सोचने की अनुमति ना दे कि आपके साथ भयानक चीजें हो रही है जब भविष्य में होंगी। ऐसा करने पर आप सदा कष्ट में रहेंगे। युवा चिकित्सा विद्यार्थी क्लास में जिस बीमारी का विवरण या विश्लेषण सुनते हैं उसके बारे में वे बार बार सोचते हैं कि उन्हें वह बीमारी है। उनमें से कुछ की कल्पना शक्ति इतनी प्रखर होती है कि उन्हें सचमुच वह बीमारी हो जाती है। हाँ, काल्पनिक बीमारी पूरी तरह संभव है और ये भी उतनी ही दर्दनाक होती है जितनी कि दूसरे तरीके से हुई बीमारी। काल्पनिक दर्द भी किसी दूसरे दर्द से जितना ही दर्दनाक होता है। कोई दवा इसका इलाज नहीं कर सकती, इसे तो बस कल्पना करके हटाना होता है। डॉक्टर स्कोफील्ड एक महिला का प्रकरण बताते हैं जिसे ट्यूमर था। उन्होंने उसे ऑपरेशन टेबल पर लिटाकर एनेस्थीसिया दिया, लेकिन हैरत की बात, ट्यूमर तुरंत ही गायब हो गया। किसी ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं थी।
लेकिन जब वह होश में आई तो ट्यूमर दोबारा लौट आया। पूछताछ में डॉक्टर को पता चला कि वह एक रिश्तेदार के साथ रह रही थी जिसे सचमुच ट्यूमर था, और उसकी कल्पना शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने इसी कल्पना करके खुद में उत्पन्न कर लिया था। उसे एक बार फिर ऑपरेशन टेबल पर लिटाया गया, एनेस्थीसिया दिया गया और फिर पेट पर बैंडेज बांध दी गई ताकि ट्यूमर कृत्रिम रूप से लौट सके। होश में आने पर उसे बताया गया कि ऑपरेशन सफल रहा था, लेकिन कुछ दिनों तक बैंडेज पहननी होगी। उसने डॉक्टर की कही बात पर पूरा भरोसा किया और जब बैंडेज आखिरकार हटाई गई तो ट्यूमर वापस नहीं लौटा। किसी तरह का कोई ऑपरेशन नहीं किया गया था। डॉक्टर ने तो बस उसके अवचेतन मन को राहत दी थी और उसकी कल्पना के पास बस सेहत का विचार था। चूंकि वह दरअसल कभी बीमार थी ही नहीं, इसलिए वह जल्द ही सामान्य हो गई। आप जो सोचते हैं और जिसकी चिंता करते हैं, अगर उसमें ट्यूमर हो सकता है तो क्या आप ये नहीं देखते हैं कि किसी रोगी की कल्पना करने के बारे में आपको कितना सावधान रहना चाहिए। अपनी कल्पना की इलाज का सबसे अच्छा तरीका रात को सोने जाने से ठीक पहले होता है। रात को स्वचालित अवचेतन मन के पास शक्ति होती है और आप अपने दिन के मन यानी चेतन मन के सोने से पहले जो विचार अवचेतन तक पहुंचाते हैं वह उन पर पूरी रात काम करता रहेगा। ये विचार मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन नीचे दिया गया प्रशिक्षण करके इसे आजमा कर देखें। आप सुबह 7 बजे उठना चाहते हैं या सामान्य समय से भिन्न समय पर उठना चाहते हैं। अब सोने जाने से पहले खुद से कहें, मैं 7 बजे उठूंगा। यह विचार पूरे विश्वास के साथ अपने स्वचालित मन तक पहुंचाएंगे तो आप 7 बजे जाग जाएंगे। यह चीज बार बार होती है और इसलिए होती है क्योंकि अवचेतन मन सारी रात जागता है और जब 7 बजते हैं तो यह आपका कंधा थपथपाकर आपको जगा देता है। लेकिन आपको इस पर भरोसा होना चाहिए। अगर आपके मन में जरा सी भी शंका है कि आप नहीं जाग पाएंगे तो संभवतः इससे पूरी प्रक्रिया चौपट हो जाएगी। आपकी स्वचालित कार्य प्रणाली में विश्वास की बदौलत ये ठीक उसी तरह काम करता है जैसा कि आप सोने से पहले इसे आदेश देते हैं। यहाँ एक महान रहस्य है जो कई दुर्गुणों और दुखद आदतों से उबरने में आपकी मदद करेगा। खुद से कहें कि आप चिंता करने, शराब पीने, हकलाने जो भी आप छोड़ना चाहते हैं उससे मुक्त हो चुके हैं। फिर रात को वह काम अपने अवचेतन मन के हवाले कर दें। इसे हर रात करें और मेरी बात पर गौर करें, आप जीत जाएंगे। सार, हमने इस पाठ से यह सीखा है कि सुझाव वह सिद्धांत है जिसके जरिए हम दूसरों के मन और कार्य को प्रभावित कर सकते हैं। हमने यह सीखा है कि मन उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा जिस पर यह सबसे ज्यादा केंद्रित रहता है। हमने सीखा है कि मस्तिष्क को सुझाव द्वारा प्रभावित करने से पहले इसे प्रभावहीन बनाना चाहिए, और हमने सीखा है कि मन को प्रभावहीन बनाने से पहले सामान्य से ज्यादा विश्वास की अवस्था मौजूद होनी चाहिए। हमने सीखा है कि सम्मोहन और कुछ नहीं बल्कि प्रभावहीन मन के जरिए काम करने वाला सुझाव है। हमने सीखा है कि सुझाव शरीर की कोशिकाओं को नष्ट कर सकता है और रोग उत्पन्न कर सकता है। दूसरी ओर यह शरीर की कोशिकाओं का पुनर्निर्माण भी कर सकता है और रोग के कीटाणुओं को नष्ट भी कर सकता है। हमने सीखा है कि सुझाव के सिद्धांत के जरिए हम श्रोताओं को काफी बड़े हिस्से के पिपरमेंट की खुशबू सुंघा सकते हैं, जबकि वास्तव में ऐसी कोई गंध आसपास मौजूद नहीं थी। हमने सीखा है कि मन को प्रभावित करने से पहले किसी व्यक्ति के मन में विश्वास उत्पन्न करना होगा। हमने सीखा है कि मानव सहानुभूति एक प्रबल घटक है जिसके जरिए विश्वास बनता है, और जिस व्यक्ति के लिए हम पूरी सहानुभूति या प्रेम व्यक्त करते हैं उसके मन को तुरंत प्रभावित कर सकते हैं। हमने सीखा है कि जब किसी काम करने वाले को फटकार लगाने के बजाय उसकी प्रशंसा की जाए और खुद को अच्छा समझने के लिए प्रेरित किया जाए तो ज़्यादा अच्छे परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। जब हम अपने विचार दूसरों के मन में रखते हैं और उन्हें ये महसूस कराते हैं कि वह उनके ही मन में उत्पन्न हुए हैं तो इससे ज़बरदस्त फायदा होता है।